आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 2 में जो आपका सब्जेक्ट है मेडाइवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, उसका एक वन शॉट लेक्चर। क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम आज ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 10 क्वेश्चंस हैं जिनसे आपका पेपर मोस्टली बनने वाला है, क्योंकि वो रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम डिटेल में करने का ट्राई करेंगे इस वन शॉट लेक्चर में। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना ही कंटेंट देने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप अपना पेपर में एग्ज़ाम पूरा लिख पाएँ और इसमें अपने हिसाब से कुछ एडिशंस कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन ये कंटेंट मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको पास पता है हमारा जो चैनल है एकलव्य स्नातक, इसके ऊपर जाके आप अपने फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट यूनिट से आता है, फ्यूडलिज्म वाली यूनिट है, यूरोप के ऊपर, मेडाइवल यूरोप के। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फ्यूडलिज्म, डिस्कस इट्स ओरिजिन, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मेनर एंड फीफ इन मेडाइवल यूरोप। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा है कि फ्यूडलिज्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर पूछ रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और लास्ट में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूडलिज्म होता क्या है। फ्यूडलिज्म की कोई डेफिनेशन हमको नहीं दी गई है, अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग तरीके से समझा है और समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली हम फ्यूडलिज्म को एक ऐसी व्यवस्था के रूप समझते हैं जो कि क्या है, सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड अपॉन हायरार्की, अलीजियंस एंड टाइज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हायरार्की आपको पता है क्या होता है, टॉप टू बॉटम। मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, आप एम्प्लॉय होगे, ठीक है, आपके ऊपर कोई मैनेजर होंगे, ठीक है, उसके ऊपर कोई ओनर होगा। तो ऐसी हायरार्की होती थी। ठीक है, अलीजियंस की मतलब एक दूसरे ने, उन्होंने क्या किया, अपनी लॉयल्टी किसी को दी। ठीक है, और इसके अलावा टाइज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है कि सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं किसी ना किसी तरह पे। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसमें फाउंडर क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि फाउंडर ओनर है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट तो है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज उस पर डिपेंडेंट है कि वो सैलरी देगा, और वो किस पे डिपेंडेंट है कि एम्प्लॉयज उसकी कंपनी के लिए काम करके देंगे। तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी आपकी फ्यूडलिज्म। ठीक है, अब देखिए ओरिजिन कैसे होता है फ्यूडलिज्म का। तो जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो था वो कोलैप्स हो गया और साथ साथ क्या हुआ, जर्मनी का यूरोप के ऊपर इन्वेजन आने लगा। ठीक है, वहां से अटैकर्स जर्मनी की तरफ से यूरोप में आने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, जब कहीं भी अटैक होता है तो वहां पे लोगों के ऊपर किसी ना किसी तरह का खतरा तो बनता है ना, ये जाहिर सी बात है। तो इससे किस चीज की जरूरत उत्पन्न हुई, वो जरूरत थी सिक्योरिटी की, और किसकी, प्रोटेक्शन की, कि आम लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए था। और इस तरह से क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, जो कि प्री फ्यूडलिज्म आपके वेस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या हो रही थी, स्लेवरी थी, है ना। जो वर्क था वो किसके थ्रू कराया जाता था, स्लेव्स के थ्रू कराया जाता था। और उससे ट्रांजिशन कैसे हो गया, सर्फडम के ऊपर ट्रांजिशन हो गया, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सर्फडम होता क्या है, सर्फ क्या होते हैं, ठीक है, आगे की स्लाइड्स में। अब देखिए, जब आपको वो बोलेगा कि फ्यूडलिज्म को डिफाइन करो, तो उसमें आपको अलग अलग थिंकर्स के बारे में बताना होगा, और उन थिंकर्स ने फ्यूडलिज्म को कैसे डिफाइन किया उसके बारे में भी बताना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंकर थे हमारे वो थे मार्क ब्लॉच। ठीक है, उन्होंने फ्यूडलिज्म को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने डिफाइन किया टाइज ऑफ डिपेंडेंस, कि क्या है, टाइज हैं किसके, डिपेंडेंस के, कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो हायर नोबल है उसके बाद कौन होता है, उसके बाद स्मॉलर नोबल हो जाएंगे, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और स्मॉलर नोबल के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, पेजेंट्स डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सब कोई, इसमें क्या बोला जा रहा था कि एवरीवन वाज लॉर्ड ऑफ समवन। फॉर एग्जांपल पेजेंट्स का कौन लॉर्ड हुआ, स्मॉलर नोबल, स्मॉलर के कौन लॉर्ड हुए, आपके हायर नोबल, हायर नोबल के कौन लॉर्ड्स हुए, किंग हो गए। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हेनरी पेरेन ने इसको कैसे डिफाइन किया, उन्होंने डिफाइन किया एज अ डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, कि फ्यूडलिज्म के जमाने में क्या हुआ, फ्यूडलिज्म व्यवस्था में ट्रेड का डिक्लाइन हुआ, जो कि ट्रेड पहले होता था। ठीक है, तो क्लोज्ड एग्रेरियन इकोनॉमी हमको देखने को मिली, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि वहां पे ट्रेड ज्यादा नहीं था, ज्यादा फ्लोरिश नहीं कर रहा था, और एग्रेरियन थी, मतलब क्या थी, कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। और शिफ्ट कहां से हुआ, शिफ्ट हुआ
फ्रॉम सी ट्रेड, जो कि आपके रोमन एम्पायर के टाइम पे होता था, काफी फ्लोरिश कर रहा था, टुवर्ड्स रूरल सेल्फ सफिशिएंसी, कि मतलब अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं नोबल्स, कि वो अपने लिए जो सामान है खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसके थ्रू? बाय उनके जो पेजेंट्स थे उनके थ्रू, ठीक है। इसके बाद ब्रूनर ने कैसे? ब्रूनर ने इसे लिंक किया है आपके मिलिट्री नीड से। मिलिट्री नीड से जब आपने जर्मैनिक इन्वेजन वाला पॉइंट बताया था, उससे इन्होंने लिंक किया, ठीक है, कि कैवलरी यानी कि जो उनको सेना मिली, और सेना के लिए जब उन्होंने नाइट्स को क्या दिया? लैंड के ग्रांट्स दिए, ठीक है। और पेरी एंडरसन ने इसे बताया है एज पार्सलाइजेशन ऑफ सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी क्या होती है? सोवेरेनिटी होती है प्रभुत्व, कि मतलब आपके जो रीजन है उसके ऊपर आपको जो डिसीजन लेने की पावर है वो सोलली आपकी होती है। तो उसको क्या किया? पार्सलाइजेशन कर दिया, यानी उसको क्या किया? पावर को फ्रैगमेंट कर दिया अक्रॉस लोकल लॉर्ड्स। अब जैसे देखिए ये क्राउन है, क्राउन की पावर किसके पास जा रही है? अलग अलग हाउसेस के पास जा रही है, अलग अलग लॉर्ड्स के पास जा रही है, और वो उस पावर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि ये व्यवस्था कैसे आई। तो जर्मैनिक इन्वेजन के बारे में हमने पढ़ा और फॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। तो ये दो फेजेस में हुआ। एक थे आपके फाउंडर स्टेट्स। फाउंडर स्टेट्स जो थे उन्होंने अपने एंशिएंट जो पुराने चल रहे रोमन ट्रेडिशंस थे उनको कंटिन्यू किया, और जो सक्सेसर स्टेट्स थे वहां पे क्या हुआ? फ्यूडल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, यानी फ्यूडलिज्म आया उन जगह पे। फॉर एग्जांपल ये कहां पे हुआ है? फ्यूजन ऑफ रोमन और जर्मैनिक सिस्टम किधर आपको देखने को मिला? फ्रैंक्स, विस्गॉथ्स, एंग्लो सैक्सन्स, जो कि कहां थे? इंग्लैंड में बेस्ड थे। इन जगहों पे फ्यूडलिज्म का आपको ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। अब देखिए स्लेवरी से फ्यूडलिज्म की तरफ कैसे ट्रांसफर हुआ, अब हम ये समझते हैं ट्रांजिशन कैसे हुआ। तो आपको पता है कि एंशिएंट रोम में काम कैसे कराया जाता था? स्लेव्स के थ्रू कराया जाता था, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद जब एंशिएंट रोम का डिक्लाइन हो गया तो क्या हुआ? अब जो कॉन्क्वेस्ट थे, जो दूसरे स्टेट्स के ऊपर जाकर हमला करने के, लोगों को बंदी बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी जिसके थ्रू स्लेव्स आ रहे थे, उसमें कमी होने लगी। जब वो कमी होगी तो क्या होगा? जो स्लेव्स थे वो भी कम हो गए, ठीक है। और इसी ने किसको राइज दिया? सर्फडम की प्रोसेस को, यानी सर्फडम वाली व्यवस्था को राइज दिया, ठीक है। सॉरी, की आइडिया क्या है इसमें? कि जो स्लेव्स थे उनको किसने रिप्लेस किया? रिप्लेस बाय डिपेंडेंट पेजेंट्स। हम सर्फडम की व्यवस्था क्या होती है? डिपेंडेंट पेजेंट्स। ये पेजेंट्स किस पे डिपेंडेंट थे? ये पेजेंट्स डिपेंडेंट थे अपने लॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लॉर्ड्स वैसलेज भी आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, और ये सरप्लस को कौन कंट्रोल करता था? सरप्लस का मतलब होता है कि जो भी प्रोड्यूस हुआ उसमें से कंजम्पशन के बाद बची हुई चीजें, तो उसको कंट्रोल करता था कौन? लैंडलॉर्ड कंट्रोल करता था, जो कि लॉर्ड होता था, ठीक है। और सर्फडम को हम एक ऐसी स्टेज के रूप में समझ सकते हैं जो कि स्लेवरी और कैपिटलिज्म के बीच की स्टेज है। अब देखिए स्लेवरी में क्या होता है कि जो स्लेव्स होते हैं, जो आपके स्लेव्स थे, वो उनके ऊपर कौन रूल कर रहा था? कंप्लीटली उनके ओनर्स, जो उन स्लेव को ओन करते थे। लेकिन जब कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म में आप देखते हैं तो क्या है? कैपिटलिज्म इज लाइक अ सी, है ना। कैपिटलिज्म में क्या कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है? नहीं कर रहा है। कैपिटलिज्म एक फ्री इकोनॉमी वाली व्यवस्था है, ठीक है। तो यहां पे कोई भी व्यक्ति होगा उसके पास पूरी स्वतंत्रता है कि उसको जो मर्जी, एज लॉन्ग एज वो लॉ अबाइडिंग काम हो, वो कर सकता है। लेकिन जो आपकी सर्वडम वाली व्यवस्था है वो इनके बीच का एक ट्रांजिशन फेज है, जहां पे लॉर्ड जो है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लॉर्ड के ऊपर निर्भर तो है, लेकिन उसको उसके बदले में कुछ मेहनताना भी दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए, अब हम फ्यूडलिज्म के कोर फीचर्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली स्लाइड्स में देख लिया था फ्यूडलिज्म में क्या थी। फ्यूडलिज्म एक हायरार्किकल सोसाइटी को डेवलप कर रहा था। हायरार्किकल सोसाइटी में सबसे ऊपर किंग था, फिर नोबल्स थे, फिर नाइट्स थे, फिर आपके पेजेंट्स थे। और ये कैसी इकोनॉमी थी? आपकी एक लैंड बेस्ड इकोनॉमी थी। देखिए लैंड बेस्ड में इस वाली इमेज में देखो, सेंटर में क्या है? आपके मेनर है। मेनर यानी लॉर्ड का घर। और डिमेन लैंड्स होते हैं आपके, इधर देखिए, डिमीन लैंड्स होते हैं आपके लॉर्ड के जो लैंड्स है। और पेजेंट स्ट्रिप्स, पेजेंट को भी उन्होंने कुछ स्ट्रिप लैंड दे दिया, ठीक है, उनको ग्रांट किया, ठीक। अब देखिए
पिरामिड हमने समझ लिया, किंग, नोबल्स, नाइट्स, पेजेंट्स, और सब कोई म्यूचुअल ऑब्लिगेशन से लिंक्ड था कि सबकी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन थी, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी थी। लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप समझते हैं, तो लॉर्ड क्या होता था, वो देता था लैंड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फीफ के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना, ठीक है, फीफ वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड उसके बदले में लैंड देता था और साथ में क्या देता था, प्रोटेक्शन देता था अपने सब्जेक्ट्स को। और वेसल उसके बदले में उसको क्या देता था, वेसल उसको देता था मिलिट्री सर्विस, कि मान लो लॉर्ड को कोई अटैक हुआ तो लॉर्ड क्या करेगा, अपने वेसल्स को उस वॉर में अपने साइड से भेज सकता है। और क्या देते थे वो, लॉयल्टी देते थे। तो ये फ्यूडल सिस्टम किस पे बेस्ड था, रेसिप्रोसिटी के आइडिया पे बेस्ड था, कि मतलब हर कोई एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह से निर्भर था। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, थर्ड फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर क्या है, डिसेंट्रलाइज हो गई। हमने समझ लिया है ये ऑलरेडी, किंग से कहां गई, लोकल लॉर्ड से। और इन लॉर्ड्स ने क्या किया, अपने लैंड पे जस्टिस को कंट्रोल किया, मिलिट्री हमने समझ लिया, मिलिट्री को कंट्रोल किया, और जो रेवेन्यू आता था वो भी इन्होंने कंट्रोल किया। तो इसी को क्या, इसी में इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन थी पेरी एंडरसन ने जो दी है, वो क्या है, पार्सलाइजेशन ऑफ सोवेरेनिटी, की जो किंग की सोवेरेनिटी थी वो क्या हो गई, पार्सलाइज हो गई, मतलब पार्सल कर दिया उसने छोटे छोटे हिस्सों में, किसको, अपने लॉर्ड्स को। और चौथा फीचर क्या है आपका, एग्रेरियन इकोनॉमी। हमने ऑलरेडी देखा ना कि जो इकोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड थी। विलेजेस क्या थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, और जब सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो ट्रेड भी क्या था, काफी कम था अर्ली फेज में। हालांकि वो आगे जाके डेवलप हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें हम पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो फ्यूडलिज्म में दो हिस्सों में बटा हुआ है, हम जब समझेंगे तो वो क्या है, एक है आपका मैनर जो कि इकोनॉमिक यूनिट है, जो कि रूरल इकोनॉमी की बेसिक यूनिट होती है, और दूसरा क्या है, फीफ है, जो कि पॉलिटिकल यूनिट है, दैट इज तुम्हारा लैंड ग्रांटेड बाय लॉर्ड टू वेसल। और ये क्या है, बेसिस ऑफ फेडरल फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब देखिए, तो मैनर जो कि इकोनॉमिक यूनिट है उसके बारे में हम समझते हैं। तो मैनर में लॉर्ड का लैंड क्या होता है, डिमीन होता है, और पेजेंट होल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या थे, इन लैंड्स पे काम कौन करते थे, सर्फ करते थे, ठीक है, सर्फ किया काम किया करते थे। और ये सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन होता था, कि मतलब में उसके जो घर हैं, उसके जो लैंड है, उसके ऊपर जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इनफ फॉर द लॉर्ड एंड हिज वेसल्स, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या थे, ये एग्रीकल्चर करते थे, लोकल जस्टिस प्रोवाइड करते थे ये लॉर्ड्स, और इकोनॉमिक कंट्रोल करते थे। तो मैनर आपकी क्या हो गई, इकोनॉमिक बैकबोन हो गई, किसकी, फ्यूडलिज्म की, ठीक है। और फीफ क्या थी आपकी, पॉलिटिकल यूनिट। अब फीफ क्या होता है, फीफ इज आपका लैंड ग्रांटेड बाय लॉर्ड टू वेसल्स। लैंड ग्रांट किया गया, वो कंप्लीटली उस पे वेसल की ओनरशिप नहीं होती थी, ठीक है, कंप्लीट ओनरशिप उसको नहीं दी लॉर्ड ने। तो वो कैसी होती थी, कंडीशनल होती थी। और क्यों दी जाती थी, गिवन इन रिटर्न ऑफ सर्विस, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या थे, इसका फंक्शन हुआ कि इसने पॉलिटिकल हायरार्की डेवलप कर दी, और ये क्या था, फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस था। तो फीफ इज बेसिकली बेसिस ऑफ पावर एंड गवर्नेंस। अब देखो, नोबिलिटी का रोल के बारे में हम जानते हैं, नोबिलिटी का रोल क्या था, तो नोबल्स ने क्या किया, लैंड और मिलिट्री को कंट्रोल किया, लोकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया, कासल्स बनाए, ठीक है, जो कि सेंटर्स ऑफ पावर थे, बड़े बड़े कासल्स बनाए उन्होंने। और नोबिलिटी क्या कर रही थी, रियल पावर होल्ड कर रही थी। नोबल्स जो थे वो क्या करते थे, जो रियल पावर थी, जो कि यूजुअली किसके पास होती है, रियल पावर किंग के पास होती है ना। लेकिन फ्यूडलिज्म वाली व्यवस्था में ये पावर क्या हुई, किंग के पास नहीं रही। इसको एक्सरसाइज कौन कर रहे थे, आपके नोबल्स कर रहे थे, ठीक है। अब नाइट्स और शिवेलरी के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्स कौन होते थे, प्रोफेशनल वॉरियर होते थे, कोड ऑफ शिवेलरी फॉलो करते थे। ये शिवेलरी के कौन से कोड थे, लॉयल्टी हो गई, ब्रेवरी हो गया, ऑनर हो गया। और इन्होंने ही क्या किया, इस फ्यूडल ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद की। तो इसका कंक्लूजन हम कैसे समझ सकते हैं कि जब फ्यूडलिज्म क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ लैंड पावर एंड हायरार्की, इट इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस। मैनर और फीफ क्या थे, इसके कोर इंस्टीट्यूशन थे, और इसने सेंचुरीज तक मेडाइवल यूरोप को क्या किया, डोमिनेट करके रखा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूडल इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन इन वेस्टर्न यूरोप। कि किस तरह से एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने मदद की इन ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूडल इकोनॉमी ऑफ
आपका वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कि फ्यूडल इकोनॉमी कैसी थी, बेसिकली इट वाज एग्रेरियन, और ये कैसी थी, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, ठीक है। तो समय के साथ क्या हुआ, एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए जिसने क्या किया, वहां की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी से उसने एक डेवलप्ड इकोनॉमी में उसको ट्रांजिशन में ला के रख दिया, जिसने क्या किया, जिसकी वजह से हुआ आपका ट्रेड में ग्रोथ हुई, अर्बन सेंटर्स बने, और ट्रांजिशन हो गया फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी टू आपकी एक डायनामिक इकोनॉमी। डायनामिक इकोनॉमी कैसी इकोनॉमिक होती है, जहां पे बहुत सारी चीजें फ्लरिश करे, बहुत सारी एक्टिविटीज हो, ठीक है। तो अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्ली फ्यूडल इकोनॉमी कैसे हुआ। तो अर्ली फ्यूडल इकोनॉमी जो थी वो क्या कैसी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। वहां पे क्या होता था, लोकल प्रोडक्शन होता था जो कि मैनर के आसपास हुआ करता था। ट्रेड और एक्सचेंज क्या था, काफी ज्यादा लिमिटेड था, ठीक है। और इकोनॉमी कैसी थी, रूरल थी और सबसिस्टेंस बेस्ड थी। सबसिस्टेंस बेस्ड क्या होता है, फॉर कि वो किसके लिए, वो बिजनेस के, ट्रेड के लिए नहीं करते थे, वो किस लिए करते थे, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, जिसको कैसे डिफाइन किया, एज सब्सिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो हेनरी पेरेन ने इसको क्या बोला था, फ्यूडलिज्म वाली व्यवस्था को क्लोज्ड एस्टेट इकोनॉमी, क्लोज्ड एस्टेट की, एस्टेट के आसपास वाले ही एरिया की इकोनॉमी। और कैसे डिफाइन किया, एन ऑटार्किक वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग फॉर इट्स ओन कंजम्पशन, कि उसने क्या किया, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया, ठीक है, चीजों को। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स बाद में आए, तो उसमें क्या हुआ कि कल्टीवेबल लैंड क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। जो लैंड पहले मान लो जंगल वगैरह के तौर पे था, उसमें क्या किया, अब इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब मान लो जब बहुत ज्यादा लैंड पे खेती होने लगी तो क्या होगा, कृषि जो है वो क्या होगा, बढ़ेगी, है ना, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, बहुत ज्यादा लोगों को क्या बोलते हैं, लैंड एरिया पे कृषि करनी पड़ेगी, तो जो लेबर थे, जो पेजेंट्स थे, उनका क्या होगा, बेहतर इस्तेमाल होगा। ऑब्वियसली जब मान लो आपके पास काम बहुत ज्यादा है ना, तो उसमें आप क्या करोगे, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करोगे ना, तो इस तरह से उनका क्या होगा, यूटिलाइजेशन ज्यादा बेहतर तरीके से होने लगेगा, और लैंड रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन क्या हुआ, और अच्छे से होने लगा। जिसकी वजह से क्या रिजल्ट हमको देखने को मिला, इंक्रीज्ड सरप्लस प्रोडक्शन, की मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, कि जितनी प्रोडक्शन थी वो जरूरत तो पूरी कर ही लेता था, उसके बावजूद भी चीजें बच जा रही थी, ठीक है। अब जब मान लो आपके पास चीजें बचेंगी तो आप क्या करोगे, उसको घर पे रख के सड़ाओगे तो नहीं ना। तो उससे क्या हुआ, ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, यानी बिजनेस होने लगा। और बिजनेस कहां पे होगा, मेनर के अंदर तो बैठ के बिजनेस होगा नहीं, तो क्या होगा, टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब रोल ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस देखो, तो सरप्लस बियॉन्ड सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस से ज्यादा होने लगा, तो क्या हुआ, इससे एक्सचेंज को ग्रोथ मिली और मार्केट फॉर्मेशन हुआ। तो ये सरप्लस वॉज द आपका फाउंडिंग स्टोन ऑफ ट्रेड ग्रोथ, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने कैसे हेल्प की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आपके एग्रीकल्चर टेक्निक बेहतर हुई, प्रोडक्शन प्रोसेस बेहतर हुआ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, की एफिशिएंसी बढ़ गई मजदूरों की। प्रोडक्टिविटी कैसी हुई, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एग्रेरियन इकोनॉमी को ताकत दी, और उसने क्या किया, सरप्लस को इनेबल किया, कि मतलब सरप्लस चीजें अब ज्यादा होने लगी हैं, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, सबसिस्टेंस से सरप्लस इकोनॉमी बनी, सेल्फ सफिशिएंसी का डिक्लाइन हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ सफिशिएंसी यानी जो कंप्लीट प्रोडक्शन पहले खुद कर रहे थे, अब वो क्या हुआ, कम होने लगा, ठीक है। राइज किसका हुआ, एक्सचेंज नेटवर्क्स का राइज हुआ, और क्या हुआ, कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ गई। तो फ्यूडल इकोनॉमी क्या हुई, पहले से ज्यादा लेस आइसोलेटेड हो गई, कि मतलब क्या हुई, वो इकोनॉमी अब फैल चुकी है, एक्सपैंड हो चुकी है, ठीक है। अब वो पहले की तरह अकेले नहीं रही कि वो सिर्फ मेनर के आसपास सीमित थी, नहीं, अब ऐसा नहीं है। और क्या हुआ, ट्रेड का ग्रोथ हुआ, कि एग्रीकल्चर सरप्लस बना बेसिस ऑफ ट्रेड। रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जो एंशंट आपके रोमन सोसाइटी में हो रहा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, अब क्या हुआ, वो रिवाइव हो गया, वो फिर से होने लगा। एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सचेंज हुआ, और इन एक्सचेंज टू दैट लोगों ने क्या किया, लोकल प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। तो हेनरी पेरेन ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है, उन्होंने बोला है कि ट्रेड रिवाइव्ड आफ्टर अर्लियर डिक्लाइन, कि जो पहले डिक्लाइन हो चुका था ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, वो क्या हुआ, वापस से वेस्टर्न यूरोप के अंदर रिवाइव हो गया। और लिंक टू, उसने कैसे लिंक किया, ही लिंक्ड इट टू वाइडर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर, ऑब्वियसली हमने समझा अभी कि जब ट्रेड होगा तो
टाउन्स और सिटीज बनेंगे, ये ट्रेड सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स क्या बने, सेंटर्स ऑफ कॉमर्स बने, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन बने, कि यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ क्राफ्ट का लोग क्या करने लगे। अब वो पहले की तरह सिर्फ खेती नहीं करते थे, वो चीजों को बनाने लगे। जैसे इसमें देखो, कोई किसी तरह का हथियार बना रहा है, कोई कुछ मटका बना रहा है ना। तो शिफ्ट फ्रॉम रूरल डोमिनेशन से क्या हुआ, अर्बन ग्रोथ की तरफ चीजें मुड़ गई। ठीक है, अब सोशल इकोनॉमिकल चेंज देखने को क्या मिले, जो फ्यूडल आइसोलेशन था, जो फ्यूडलिज्म वाली व्यवस्था थी, जो कि मेनर में सिर्फ लॉर्ड और उसके आसपास के लोग रहते थे, वो बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी थी, वो काफी रिजिड था, वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। इंक्रीज्ड मोबिलिटी, कि लोगों का क्या हुआ, वो अब एक जगह पे स्थिर रह के नहीं रहने लगे, वो क्या हुआ, इधर उधर जाने लगे, ट्रेड करने लगे। किसका राइज हुआ, आर्टिसंस का राइज हुआ, मर्चेंट्स का राइज हुआ। ठीक है, और एक नया सोशल ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें मर्चेंट गिल्ड्स हुए, आपके आर्टिसन के गिल्ड्स हुए, है ना, इनका डेवलपमेंट हुआ। गिल्ड्स का क्या मतलब होता है, इनका एक यूनियन की तरह। ठीक है, अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा वेस्टर्न यूरोप के ऊपर, तो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ा कि जो फ्यूडल इकोनॉमी थी वो कमर्शियलाइजिंग इकोनॉमी बन गई, और क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, ट्रेड बढ़ गया, अर्बनाइजेशन हो गया, और इसने क्या किया, इसने फाउंडेशन रखी किसके लिए, लेटर इकोनॉमिक चेंजेस के लिए, जो कि क्या है, आपका कैपिटलिज्म है। ठीक है, अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे हम, तो कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इकोनॉमी को एक्सपैंड करा, और क्या करा, सरप्लस हुआ तो क्या हुआ, ट्रेड हुआ, ट्रेड हुआ तो क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, टाउन्स बने। ठीक है, तो फ्यूडल इकोनॉमी फ्रॉम अ क्लोज्ड एग्रेरियन सिस्टम से कहां चली गई, एक डायनामिक ट्रेड बेस्ड सिस्टम बन गई। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इज हमारा, एनालाइज द कॉजेज consequences of the crisis of feudalism in 14th century। ठीक है, to what extent did this crisis lead to divergent socio-economic developments in western and eastern Europe। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14th सेंचुरी में जो क्राइसिस ऑफ फ्यूडलिज्म आया, उसने आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप पे किस तरह का प्रभाव डाला। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म बेसिकली, आप कोई भी क्वेश्चन शुरू करोगे, मान लो किसी भी कॉन्सेप्ट पे आया, आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होनी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को आप डिफाइन करोगे। बेसिकली वही सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन हायरार्की, एलिजेंस, इंटरडिपेंडेंस, मार्क ब्लॉक की डेफिनेशन। ठीक है, 14th सेंचुरी, अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो 14th सेंचुरी क्या था, यूरोपियन हिस्ट्री के लिए काफी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि एक फ्यूडल क्राइसिस आया, फ्यूडलिज्म में क्राइसिस आया। क्राइसिस मैनिफेस्टेड डिफरेंटली इन वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप, और इसने क्या किया, इस क्राइसिस ने वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करा। तो इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो वेस्टर्न यूरोप है वहां पे क्या हुआ, फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन जब हम ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, तो ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फ्यूडल कंट्रोल्स, की जो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, कि जहां वेस्टर्न में डिक्लाइन हुआ, यहां पे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन गया। ठीक है, अब देखो कोलैप्स कैसे हुआ, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक कोलैप्स की बात करते हैं। देखो जिसको हम ब्लैक डेथ नाम की एक डिजीज, ये बहुत एक प्लेग फैला था यूरोप में, जिसको ब्लैक डेथ बोला जाता है, जो कि कब से कब तक था, 1347 से 51। ये आपको कहीं कहीं जगह 1346 भी बताएगा, लेकिन यही बेसिकली टाइमलाइन है आपकी। तो इसने क्या किया, यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। अब मान लो अचानक से जब कहीं की 1/3 पॉपुलेशन डेड हो जाएगी, तो क्या होगा, जो लेबर था उसमें क्या होगा, शॉर्टेज देखने को मिलेगी ना। अब काम करने वाले लोग जितने पहले थे, क्या उतने होंगे, नहीं होंगे। अब जब वो उतने लोग नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि अब सप्लाई कम हो गई है। तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, अपनी वेजेस बढ़ाएंगे, वो डिमांड, पैसे की ज्यादा डिमांड करेंगे, है ना। तो और इससे क्या हुआ, वीकनिंग ऑफ सर्वडम ऑब्लिगेशंस, कि मतलब जो पहले कंप्लीट कंट्रोल जो नोबल्स रख रहे थे अपने सर्व्स के ऊपर, अब वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो सर्व क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे कि हमको ज्यादा वेजेस दो, है ना। एग्रेरियन क्राइसिस आया, कि मतलब अब देखो, जब रेगुलरली किसी भी लैंड के ऊपर आप कॉन्टिन्यूसली उस पर क्या करोगे, खेती करते रहोगे, नई नई क्रॉप्स उगाओगे, तो उस लैंड का क्या होगा, वो ओवर एक्सप्लॉइट हो जाएगा ना। उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज थी, अब वो पहले जैसी नहीं रहेंगी, और फर्टिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी तो क्या होगा, क्रॉप्स पहले की तरह उगेंगी नहीं, उगेंगी, है ना। और
इससे क्या होगा, लोगों के पास खाने के लिए कमी हो जाएगी। इसके अलावा क्या हुआ, रिपीटेडली फेमाइन्स आए, जिसमें इंपॉर्टेंट फेमाइन है आपका 1315 से 1317 के बीच का। और जो पहले सरप्लस हो रहा था, जिसने क्या किया, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बाद सरप्लस हो रहा था ना, वो चीज अब क्या हुई, वापस से रिवर्स हो गई, वो चीज अब खत्म हो रही है, फॉल हो रहा है। और डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल इकोनॉमी, और फ्यूडल इकोनॉमी में क्या हमको देखने को मिला, जो फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम था वो अब डिक्लाइन की तरफ आने लगा। ठीक है, क्लोज्ड मेमोरियल इकोनॉमी जो थी वो क्या हुई, कमजोर हो गई। डिक्लाइन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट एग्रेरियन यूनिट, जो सेल्फ सफिशिएंट एग्रेरियन यूनिट थी वो क्या हुई, क्लोज हो गई। और मार्केट इकोनॉमी का राइज हुआ। और इसके साथ साथ क्या हुआ, मोनेटाइजेशन हुआ। मोनेटाइजेशन मतलब जो पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था, अब वो बार्टर सिस्टम नहीं रहा, अब क्या हुआ, करेंसी के थ्रू चीजों का एक्सचेंज होने लगा। ठीक है, करेंसी के थ्रू चीजें खरीदी जाने लगी, बेचने जाने लगी। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या था, पेजेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला आपको। रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने लॉर्ड्स के अगेंस्ट जाने लगे वो। तो इंक्रीज टैक्सेस, फ्यूडल ड्यूज, मेजर रिवॉल्ट्स करे उन्होंने, जैसे कि मेजर रिवॉल्ट्स कौन से, फ्रांस में हुआ था 1358 में जैकरी रिवॉल्ट, और इंग्लैंड में 1381 में पेजेंट्स रिवॉल्ट हुआ। तो इसने लॉर्ड सर्फ रिलेशन जो कि पहले बहुत रिजिड था उसके ऊपर क्या किया, चैलेंज दिया। इसके अलावा क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बहुत सारी वॉर्स हुई। ठीक है, अब जब वॉर होगा तो क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलेगी ना, जिसमें एक फेमस है आपकी 100 ईयर वॉर्स, जो कि कब, 100 ईयर्स वॉर जो कि 1337 से 1443 के बीच में चली। इस वॉर ने क्या किया, रूरल इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया, उसकी बैकबोन को तोड़ दिया, और वीकन किया किसको, फ्यूडल लॉर्ड की अथॉरिटी को वीकन कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेबर सिस्टम, जो लेबर सर्विसेज थी अब वो उसके बदले क्या करने लगे, पैसे की डिमांड करने लगे। जो फोर्स्ड लेबर करवा रहे थे लॉर्ड्स इन सम रीजन, उन रीजन्स में क्या हुआ, उसका डिक्लाइन देखने को मिला। और फ्री वेज लेबर का राइज हुआ, कि मतलब वो लेबर्स क्या करने लगे, वो सर्फ जो पहले फोर्स्ड थे, बाउंडेड थे अपने लॉर्ड से, उन्होंने क्या किया, डिमांड करी कि हम फ्री हैं और हमको जिसको काम कराना है हमको पैसा दो, काम करा लो। ठीक है, तो इसको स्कॉलर्स ने कैसे इंटरप्रेट करा है, मार्क ब्लोच ने बोला है कि टाइज ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर क्राइसिस आ गया है ना, कि जब आप देखोगे कि फ्यूडलिज्म के ऊपर क्राइसिस आया तो मतलब इंटरडिपेंडेंस वाली व्यवस्था के ऊपर भी क्राइसिस आया। पेरी एंडरसन ने इसको क्या बोला कि ब्रेकडाउन ऑफ पार्सलाइजेशन ऑफ सॉवरेनिटी, कि मतलब जो पार्सल की गई थी पावर वो अब क्या होने लगी, टूटने लगी है। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि जब मान लो उसने कुछ अफेक्ट डाला तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे। तो सबसे पहला क्या था, वेस्टर्न यूरोप में हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ सर्फडम हुआ। ठीक है, लेबर स्कार्सिटी की वजह से जो पेजेंट्स की बार्गेनिंग पावर थी वो क्या हुई, बढ़ गई। अब मान लो आपके पास अचानक से मान लो पढ़ने के लिए सिर्फ एक किताब रह जाएगी, तो क्या आप 10 जगहों पे जाओगे, आप नहीं जाओगे ना। आप बोलोगे कि जे मेरे पास एक सोर्स है मुझे वो ही दे दो। तो जो लॉर्ड्स थे उनके पास लेबर की शॉर्टेज आ गई। अब जब शॉर्टेज आ गई तो पेजेंट्स के पास ये अथॉरिटी आ गई कि वो क्या कर सके, अब बार्गेन कर सके, वो ज्यादा डिमांड कर सके और फ्री पेजेंट्री की तरफ शिफ्ट होने लगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, मार्केट इकोनॉमी में बढ़त हुई, कि एक्सपेंशन हुआ ट्रेड का, टाउन्स का, मोनेटाइजेशन हो गया, ग्रोथ हुई किसकी, अर्बन सेंटर्स की, और बार्गेनिंग ऑफ प्रोटो कैपिटलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रोटो कैपिटलिज्म। प्रोटो का मतलब होता है अर्ली। ठीक है, प्रोटो का मतलब होता है, याद रखना, ये प्रोटो का मतलब होता है अर्ली कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म की जो फाउंडेशन थी वो यहीं से डली। ठीक है, सोशल मोबिलिटी, जो हायरार्की थी, जो हमने हायरार्की देखी की थी ऐसे, किंग, नोबल्स, नाइट्स, पेजेंट्स, ये वाली हायरार्की क्या हुई, अब पहले बहुत रिजिड थी लेकिन अब कम होने लगी। जो नाइट्स थे, पेजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, पावर को गेन किया। ठीक है, और फ्यूडल हायरार्की वीकन हो गई, जो लॉर्ड की एब्सोल्यूट पावर थी वो वीकन हो गई। सेंट्रलाइजेशन हुआ, क्या हुआ कि फ्यूडल लॉर्ड की जब पावर घटी तो क्या हुआ, इससे मोनार्कीज पहले की तरह स्ट्रांग हो गई, जैसे कि फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूडल रिलेशंस, जो फ्यूडल रिलेशंस थे वो अब पहले के बदले बदल चुके थे, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉर्ड वेसल डिपेंडेंसी जो थी वो खत्म हो गई, और ट्रांजिशन टुवर्ड किसकी तरफ ट्रांजिशन हुआ, टुवर्ड मॉडर्न इकोनॉमिक रिलेशंस की तरफ ट्रांजिशन हमको देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम बात करते हैं कि वेस्ट और ईस्ट यूरोप में कैसे मतलब इसका प्रभाव हुआ। ठीक है, तो वेस्ट यूरोप में तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, प्रोग्रेस हुई, लेकिन जब हम ईस्ट यूरोप की बात करेंगे तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे प्रोग्रेस तो हुई लेकिन वो नेगेटिव प्रोग्रेस थी, है ना। तो देखो अब वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, सर्फडम का डिक्लाइन हो गया। ठीक है,
और क्या हुआ, राइज ऑफ वेज लेबर, मार्केट इकोनॉमी हो गई, है ना, और ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड, कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज आई जो कि कैपिटलिज्म की तरफ मूव की। लेकिन वही जब हम ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, ईस्टर्न यूरोप में इसका उल्टा हो गया। ईस्टर्न यूरोप में जो सर्फडम वाली व्यवस्था थी अब वो और ज्यादा रिजिड हो गई, वो रीइंफोर्स हो गई, मतलब वो पहले से और ज्यादा ताकत से अब फॉलो की जाने लगी। ठीक है, पेजेंट्स टाइड मोर स्ट्रिक्टली टू लैंड, अब पेजेंट्स क्या है, मेनर के ऊपर और ज्यादा स्ट्रिक्टली टाई हो गए। ठीक है, इकोनॉमी कैसी रही, अभी भी एग्रेरियन रही। देखो डिफरेंस देखो, जब हम वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है, ट्रेड का ग्रोथ हो रही है ना, लेकिन जब हम ईस्टर्न यूरोप पे आते हैं तो यहां पे क्या है, एग्रेरियन ही रही सोसाइटी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कि मतलब जो सरप्लस हो रहा है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है बस, और कुछ ट्रेड नहीं हो रहा है इधर। नोबिलिटी ने क्या किया, पेजेंट्स के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ा दिया। तो इसका आउटकम हमको क्या देखने को मिलता है, रीफ्यूडलाइजेशन इसको बोला गया, कि फ्यूडलाइजेशन वापस से रिवाइव हो गई, और यहां पे डेवलपमेंट क्या हुआ, धीरे हुआ, डिलेड डेवलपमेंट हुआ एज कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट। तो अब ये रीजन क्या था इसके पीछे, तो वेस्टर्न यूरोप में हमको क्या देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग अर्बनाइजेशन हुआ, डिक्लाइन ऑफ लेबर सप्लाई की वजह से क्या हुआ था, पेजेंट्स को पावर मिल गई थी। लेकिन जब हम ईस्टर्न यूरोप की तरफ आ जाते हैं तो ईस्टर्न यूरोप में अभी भी वीक टाउन्स थे, लो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, कम पॉपुलेशन थी। नोबिलिटी ने क्या किया, सरप्लस प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखा। तो टू कंक्लूड, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि कंक्लूजन कैसे समझेंगे, कि जो क्राइसिस था, क्राइसिस जो आया फ्यूडलिज्म के ऊपर 14th सेंचुरी में, उसने क्या किया, इक्वली वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट को अफेक्ट नहीं करा। ठीक है, इक्वली नहीं करा, उसने क्या किया, वेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया टू अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में फ्यूडलिज्म को और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिश्चियन चर्च एंड मेडाइवल यूरोपियन सोसाइटी। ये इस वाली यूनिट का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, तो अगर आपको रेस्ट चाहिए तो जल्दी से ये वाला देख लो, उसके बाद रेस्ट कर लेना। हाउ डिड द मोनास्टिसिज्म एंड आइडियोलॉजी ऑफ क्रिश्चियन किंगशिप शेप दिस रिलेशनशिप। अब देखो ये पूछ रहा है कि क्रिश्चियन चर्च और मेडिवल सोसाइटी के बीच में, यूरोपियन मेडिवल सोसाइटी के बीच में कैसे रिलेशंस थे, और मोनास्टिसिज्म की जो मोनास्टिसिज्म वाली जो विचारधारा आई थी उसने, और आइडियोलॉजी ऑफ क्रिश्चियन किंगशिप ने कैसे इस रिलेशनशिप को शेप करा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो क्रिश्चियन चर्च जो था वो सेंट्रल रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। देखिए चर्च से हम क्या समझते हैं कि क्रिश्चियंस का रिलीजियस प्लेस, लेकिन उस समय में यूरोपियन सोसाइटी में ये सिर्फ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी था। ये क्या कर रहा था, सोसाइटी को भी अफेक्ट कर रहा था, साथ साथ रीजन की पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसने क्या किया, शेप किया सोसाइटी को, पॉलिटी को और कल्चर को आफ्टर रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद। देखो तो अब इसके रोल के बारे में हम बात करेंगे। इस इमेज में देखो, चर्च एंड मेडाइवल यूरोप सोसाइटी में, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस ऑफ चर्च, चर्च ने क्या किया, इट एक्टेड एज अ लिंक बिटवीन, इसने क्या किया, एक चेन का काम किया। चेन क्या करती है, दो चीजों को कनेक्ट करके रखती है ना, तो चर्च ने जो काम किया वो क्या था, एंशिएंट यूरोप और मेडाइवल यूरोप के बीच में एक कनेक्टिंग यूनिट के रूप में काम किया। ठीक है, प्रोवाइडेड कंटिन्यूटी आफ्टर रोमन एम्पायर्स डिक्लाइन, मतलब इसने क्या किया, कंटिन्यूटी प्रोवाइड की रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, और पोप को एज अ कल्चरल एयर टू रोमन अथॉरिटी दिखाया। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा था चर्च का, तो चर्च में अभी क्या होती थी, हायरार्की फॉलो होती थी। हायरार्की में अब ये देखो, ट्री का इमेज देखो, सबसे ऊपर कौन है, पोप है। ठीक है, पोप को हमने कैसे देखा, एज कल्चरल एयर ऑफ रोमन अथॉरिटी। हालांकि पोप क्या होते हैं, पोप इज द हाईएस्ट पोस्ट इन क्रिश्चियनिज्म। ठीक है, पोप के नीचे कौन थे, बिशप्स थे। ठीक है, और बिशप्स के नीचे कौन थे, प्रीस्ट थे। तो ये हाईली डिसेंट्रलाइज तो था, लेकिन काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन भी था, है ना। पावर तो क्या थी, बटी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या था, काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड था, बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड था। और काफी ये जो आपके प्रीस्ट थे ये अलग अलग जगह पे क्या हुए थे, फैले हुए थे, जो कि क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे और ज्यादा। सोशल और कल्चरल रोल क्या था, इन्होंने क्या प्रमोट करा, चर्च ने कम्युनिटी वाली भावना को लाए, और चैरिटी को प्रमोट करा, फेलोशिप को प्रमोट करा, सोशल स्टेटस ऑफ बिलीवर्स किया, डिफाइन करा उसको, स्कॉलर का स्टेटस दिया, डिवोटी का स्टेटस दिया, और लोकलिज्म इन अर्ली मेडाइवल यूरोप को रीइंफोर्स किया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या इसके रोल्स थे, देखिए तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था चर्च का, काफी ज्यादा था।
चर्च गाइडेड न्यूली इमर्जिंग फ्यूडल स्टेट्स, चर्च ने क्या किया, न्यूली इमर्ज होने वाले फ्यूडल स्टेट्स को गाइड करा, ठीक है। रिलीजियस अथॉरिटी लेजिटिमाइज्ड रूलर पावर, कि रिलीजियस अथॉरिटी, देखो कहीं भी आप देखोगे इवन इन द मॉडर्न टाइम्स रिलीजन को एज अ टूल यूज किया जाता है। कैसा टूल? टू लेजिटिमाइज एनीथिंग, कि मतलब मेरे पास कोई पावर है, मैं क्या करूंगा, रिलीजन का यूज करूंगा टू जस्टिफाई इट। तो यही चीज चर्च ने इन मेडाइवल यूरोप की, उसने क्या किया, जस्टिफाई किया पावर को, लेजिटिमाइज किया कि ये जो पावर इन फ्यूडल स्टेट्स को मिल रही है वो क्या है, वो जस्टिफाइड है, ठीक है। ओवरलॉर्ड इन्फ्लुएंस हेल्प स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, और इसने क्या किया, इसकी वजह से ये जो लॉर्ड्स थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने में उनकी मदद की चर्च की। एक्सपेंशन कैसे हुआ, एक्सपेंशन हुआ वाया ट्रेड, वॉरफेयर, माइग्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेंट पैट्रिक इन आयरलैंड, और दूसरा एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल स्कैंडेवियन ट्रेडर्स कन्वर्टेड, कि मतलब स्कैंडेवियन ट्रेडर्स को क्या किया, कन्वर्ट किया गया, जो पहले दूसरे रिलीजन को फॉलो किया करते थे। और इन्होंने क्या किया, एक्सपैंड करा अपने ऑर्डर को अक्रॉस मेनी रीजन्स, स्किज्म्स एंड डिविजन्स। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो एक यूनिफॉर्मिटी हमको नहीं देखने को मिलती, ऑब्वियसली देयर आर डिवीजन इन द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल, है ना। तो देखो अब लैटिन, इसमें भी क्रिश्चियनिटी में भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कुछ चीजों पे लोगों के कैसे व्यूज थे, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज थे। फॉर एग्जाम्पल हम आइकोनोक्लाज्म देखते हैं, आइकोनोक्लाज्म मतलब इमेज की पूजा के ऊपर भी लोगों के क्या व्यूज थे, अलग अलग थे। तो इसमें हम बेसिकली दो पार्ट्स को देखते हैं, जो कि है लैटिन चर्च वेस्ट में और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो कि ईस्टर्न पार्ट में थे, ठीक है। और इनको कौन कौन सपोर्ट करता था, अलग अलग पावर्स इनको सपोर्ट किया करती थी, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ वेस्ट वाले रूलर्स इनको वेस्टर्न साइड वालों को सपोर्ट किया करते थे, और ईस्ट की तरफ आपको ईस्टर्न साइड वाले रूलर करते थे। अब देखो मोनास्टिसिज्म के ऊपर आते हैं, तो मोनास्टिसिज्म का बेसिकली मोनास्टिसिज्म होता क्या है, मोनास्टिसिज्म इज योर मोनेस्ट्री से ही निकल आया है, मोनेस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। मोनेस्ट्रीज में कौन रहते थे, ये क्रिश्चियन जो स्कॉलर्स थे वो जाके रहा करते थे, ठीक है, वहां पे वो पढ़ाई किया करते थे। बेसिकली इट वाज अभी भी आप देखोगे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं, वहां पे कौन रहते हैं, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जो कि वहां पे क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, प्रीस्ट बनते हैं वो जाके। ऐसे ही मोनेस्टिसिज्म क्रिश्चियनिटी में भी देखने को मिला था। तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, ईस्टर्न साइड में हम देखते हैं तो सेंट बेसिल ने, और वेस्टर्न साइड में सेंट बेनेडिक्ट ने। तो ये मोनास्टिसिज्म कब शुरू हुआ, ये हुआ आपका एक्सपैंड हुआ 7th सेंचुरी के बाद। अब ये इसने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को फैलाया मोनास्टिसिज्म ने। कैसे फैलाया, क्योंकि जब मान लो रूरल एरियाज में मोनास्ट्री आएंगी, जब मान लो किसी छोटे छोटे गांव के आसपास हम मोनास्ट्रीज बनाएंगे तो क्या होगा, लोग वहां जाएंगे ना टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, टू गेट नॉलेज, है ना। तो इसने क्या किया, मोनास्ट्रीज ने रूरल एरियाज में कन्वर्जन किया लोगों का। फॉर एग्जाम्पल एंग्लो सैक्सन्स का, इंग्लैंड में जो एंग्लो सैक्सन्स थे उनको कन्वर्जन में किसने मदद की, सेंट ऑगस्टाइन ने, ठीक है, इन इंग्लैंड कैंट में। और क्या हुआ, एजुकेशनल और कल्चरल रोल कैसे निभाया, तो ये मोनास्ट्रीज बनी सेंटर्स ऑफ लर्निंग, स्क्रिप्चर टीचिंग एंड ट्रांसलेशन। यहां पे क्या हुआ, नॉलेज को प्रिजर्व किया गया। जब अगर आपके पास टाइम हो, किसी ने वाइकिंग सीरीज देखी होगी, उसमें आप देखोगे मोनास्ट्रीज होती थी जिसपे कौन रहते थे, प्रीस्ट रहते थे। वो क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, और वहां से वो प्रीस्ट क्या जाते थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और इन्होंने क्लासिकल नॉलेज को प्रिजर्व करके रखा। सोशल रोल क्या था, इन्होंने क्या किया, प्रोवाइडेड स्पेस फॉर एलिट वुमेन, और क्या किया, लिविंग कंट्रोल्ड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, और इन्होंने क्या किया कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे उनको रिजॉल्व किया, सक्सेशन इश्यूज को रिजॉल्व किया, इनहेरिट ओवर अ लोकल पॉलिटिकल इशू। अब इसके बाद पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था, मोनास्ट्रीज हैड डायरेक्ट लिंक विद रूलर। मोनास्ट्री के लिंक क्या थे, डायरेक्टली रूलर के साथ थे, ठीक है। चर्च स्टेट अलायंस बना था, चर्च और स्टेट के बीच में क्या था, एक अलायंस देखने को मिला हमको, और ये क्या हुआ, धीरे धीरे स्ट्रेंथन होता चला गया। अब हम क्रिश्चियन किंगशिप की आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो क्रिश्चियन किंगशिप की आइडियोलॉजी कब डेवलप हुई थी, इट वाज डेवलप्ड अंडर पोप ग्रेगरी। किंग को कैसे देखा गया, इसमें गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्थ। मैंने जैसे बताया कि टू जस्टिफाई पावर हम रिलीजन का यूज करते हैं, वही चीज क्या की, क्रिश्चियन किंगशिप में भी यूज की गई। उन्होंने क्या किया, पोप ग्रेगरी के टाइम पे ये डेवलप हुई, और किंग को यूज किया, किंग को दिखाया गया एज अ रिप्रेजेंटेटिव बाय गॉड, ठीक है। शार्लेन का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इनको किसने क्राउन करा था, पोप ने करा था, बिकेम प्रोटेक्टर ऑफ क्रिस्टेंडम। क्रिस्टेंडम का क्या मतलब हुआ, क्रिस्टेंडम का मतलब हुआ क्रिश्चियन किंगडम, ठीक है।
जो भी लैंड्स क्रिश्चियन के जो भी लैंड्स में क्रिश्चियंस रहा करते थे उसका प्रोटेक्टर बताया गया, किसको? शार्लेन को, ठीक है। और कंबाइन किया गया पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी को। इसके बाद डिवाइन लेजिटिमेसी ऑफ किंगशिप, किंग को क्या किया गया? किंग रिसीव्ड डिवाइन सैंक्शन फॉर पावर। एनिमीज ऑफ किंग को कैसे डिस्क्राइब किया गया? एनिमीज ऑफ किंग को बताया एनिमीज ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि मतलब अगर आप किंग का विरोध कर रहे हो तो आप किसका विरोध कर रहे हो? आप पूरे धर्म का विरोध कर रहे हो, ठीक है। हालांकि अगर ऐसा नहीं भी होगा तब भी इसका यूज किया गया ऐसे भावनाओं को इंस्टिल करने के लिए। चर्च स्टेट रिलेशनशिप कैसा था? किंग ने किसको प्रोटेक्ट करा? चर्च को, क्लर्जी को और उसकी प्रॉपर्टी को। चर्च ने लेजिटिमाइज किया किसको? रॉयल अथॉरिटी को। और ये म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, एक दूसरे को ये यूज कर रहे थे अपने बेनिफिट्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ चर्च क्या था? तो क्लर्जी ने प्रोवाइडेड ब्यूरोक्रेटिक जुडिशियल एक्सपर्टीज। अब जो पढ़े लिखे लोग थे चर्च के थ्रू वो क्या कर रहे थे? ब्यूरोक्रेटिक रोल्स निभा रहे थे। और इन्होंने किसको कंटिन्यू करा? रोमन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन को कंटिन्यू करा। इकोनॉमिक पावर ऑफ चर्च, अब देखो चर्च एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी तो इसको कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए। तो ये टीथ का कितना? 1/10, मतलब मान लो आपने 10 किलो अनाज उगाया तो उसमें 1 केजी जो था वो किसके पास चला जाता? चर्च के पास चला जाता। और चर्च ने लार्ज लैंड होल्डिंग्स, कि मतलब चर्च के पास लैंड होल्डिंग्स भी बहुत सारी थी। और ये लैंड होल्डिंग्स कहां से आ रही थी? किंग उनको दे रहा था, ठीक है। अब ओवरऑल नेचर कैसा था चर्च और इसका? तो चर्च और स्टेट के बीच में एक चर्च स्टेट सोसाइटी के बीच में एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम था। चर्च शेप्ड बिलीफ, नॉर्म्स, हायरार्की और फ्यूडल ऑर्डर रीइंफोर्स्ड बाय रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो टू कंक्लूड वी कैन से दैट चर्च वाज नॉट ओनली रिलीजियस, ये सिर्फ रिलीजियस नहीं था बट कोर सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मोनास्टिसिज्म ने क्या किया? एक्सपेंडेड कल्चर, रिलीजियस इन्फ्लुएंस और क्रिश्चियन किंगशिप फ्यूज्ड रिलीजन विद पावर, स्ट्रेंथनिंग फ्यूडल सिस्टम। की मतलब क्रिश्चियन किंगशिप ने क्या किया? रिलीजन को पावर के साथ जोड़ दिया और स्ट्रेंथन किया किसको? फ्यूडल सोसाइटी को, ठीक है। तो ये वाली यूनिट आपकी खत्म हो गई है। अब हम चलेंगे इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ, ठीक है। अब चलिए हम एक नए वर्ल्ड की तरफ आ जाते हैं। तो इस्लामिक वर्ल्ड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन मतलब इस यूनिट का फर्स्ट और हमारे चैप्टर का 5th बेसिकली पूरे इसका। तो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी, मतलब प्री इस्लामिक मतलब इस्लाम से पहले वाली सोसाइटी कैसी थी अरेबियन पेनिनसुला की। एनालाइज हिस्टोरिकल कंडीशंस दैट लेड टू द राइज ऑफ इस्लाम, कि मतलब ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल कंडीशंस पाई जिनकी वजह से क्या हुआ? इस्लाम का राइज हुआ और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया इन द अरेबियन पेनिनसुला। हाउ डिड इस्लाम कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिफाइड उम्मा, और इस्लाम ने क्या किया? कैसे एक यूनिफाइड उम्मा को डेवलप करा, ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी ने। तो देखो प्री इस्लामिक अरेबिया जो था, इस वाले मैप में देखो, ये वाला जो मैप है आप देख रहे होगे, ये क्या है आपका? ऐसे अफ्रीका की साइड नहीं दिख रही? अफ्रीका, एशिया की तरफ जो अरेबियन पेनिनसुला है आपका, इसमें देखो काफी छोटे छोटे स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं ना आपको। ये छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे, है ना। तो ये सारे क्या थे? ये थी ट्राइब्स, ठीक है। ये ट्राइब्स कैसी थी? फ्रेगमेंटेड थी। पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है वो क्या हुआ था? छोटी छोटी ट्राइब्स में फैला हुआ था, बटा हुआ था। पॉलीथेइस्टिक सोसाइटी थी। पॉलीथेइस्टिक मतलब बहुत सारे गॉड्स को पूजते थे ये लोग, ठीक है। और राइज ऑफ इस्लाम क्रिएटेड रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल यूनिटी। लेकिन जब इस्लाम का राइज हुआ तो ये जो बटे हुए थे लोग, इनको क्या हुआ? इनको यूनाइट कर दिया और एक रिलीजियस और पॉलिटिकल एंटिटी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी। तो सोसाइटी सबसे पहले ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सोसाइटी किस पे बेस्ड थी? ट्राइब्स पे थी। लॉयल्टी थ्रू किनशिप टाइप्स, की मतलब फैमिली के थ्रू दे वर कनेक्टेड टू ईच अदर। इब्न खालदून ने कैसे बताया? की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग ट्राइबल सोलिडारिटी। और फ्रीक्वेंट क्या होते थे? इंटर ट्राइबल वॉरफेयर होते थे, कि मतलब ट्राइब्स के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था, ठीक है। तो अब पॉलिटिकली ये बहुत ज्यादा कैसी थी? फ्रेगमेंटेड सोसाइटी थी। कोई सेंट्रलाइज स्टेट अथॉरिटी नहीं थी। पावर किसके पास थी? ट्राइबल चीफ्स के पास थी, जिन चीफ्स को क्या बोला गया था? शेख्स बोला जाता था, ठीक है। इन शेख्स के पास क्या थी? पावर थी सारी। और जस्टिस बेस्ड ऑन कस्टमरी ट्राइबल लॉज। और जो जस्टिस कैसे प्रोवाइड करते थे ये लोग? जस्टिस प्रोवाइड करते थे विद द ट्राइबल लॉज, जो उनके ट्राइब के लॉज थे, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था? इकोनॉमी कैसी थी प्री इस्लामिक अरेबिया की? ये थी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जो कि पेस्टोरलिज्म और कैरावन ट्रेड के ऊपर
का मिक्स थी। पेस्टोरलिज्म बेसिकली मींस कि आप जानवरों को यूज कर रहे हो, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, और कैरावन ट्रेड, और ट्रेड करते थे, जिसमें डोमिनेंस किसका था, कुरैश फैमिली का, कुरैश ट्राइब का। ट्रेड लिंक्स इनके किसके साथ थे, बाइजेंटाइन एम्पायर और सेसेशियन एम्पायर्स के साथ इनके ट्रेड थे। रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, अब देखो इस सोसाइटी की, प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिलीजन डोमिनेंस ऑफ पॉलिथेइज्म, कि मतलब आइडल वर्शिप होती थी। काबा हाउस जो था उसके अंदर कौन थे, मल्टीपल ट्राइब की डाइटीज रखी हुई थी। प्रेजेंस किसका था, जूस का, क्रिश्चियंस का और हनीफ्स का, इनका भी प्रेजेंस था उस सोसाइटी में। सोशल इनइक्वालिटी, स्ट्रॉन्ग ट्राइबल हायरार्की, और मतलब ट्राइब्स में हायरार्की देखने को मिल रही थी, और सोसाइटी कैसी थी, पेट्रियार्की थी वहां पे। प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब फीमेल जो बच्चे होते थे बच्चियों को मार दिया जाता था। एग्जिस्टेंस किसका था, स्लेवरी का था, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स भी थे। और कल्चरल फीचर्स क्या थे, यहाँ पे ऑनर के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता था, है ना, और ब्रेवरी के ऊपर, रिवेंज के ऊपर, जिसको मुरुआ बोला गया, ठीक है। रिच ओरल ट्रेडिशंस थे, पोएट्री होती थी, जीनियोलॉजी, लैक ऑफ यूनिवर्सल मोरल कोड, एक यूनिवर्सल मोरल कोड नहीं था यहाँ पे प्री इस्लामिक सोसाइटी में। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिसने इस्लाम को राइज दिया, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा ना कि ट्राइबल सिस्टम में कैसे क्राइसिस हुए, रेगुलरली जो वॉर्स होती थी उसकी वजह से क्या हुआ, ट्राइबल यूनिटी घट गई, असबिया में डिक्लाइन देखने को मिला, नीड फॉर सुप्रा ट्राइबल आइडेंटिटी, ठीक है, एक ट्राइब से बढ़ के एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ी। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ कि एक्सपेंशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क ट्रेड हुआ, कि लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क का जो ट्रेड है, मतलब लंबे दूरी पे जो ट्रेड है वो बढ़ गया। राइज ऑफ मर्चेंट एलीट, मर्चेंट एलीट्स का जो राइज हुआ। ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन, की इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्या हुई, बढ़ रही थी, और स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। इसके अलावा रिलीजियस फर्मेंट, रिलीजन में क्या था, पॉलिथीइज्म से लोग क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे। और क्या था, इन्फ्लुएंस किसका था, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का। राइज ऑफ हनीफ्स सीकिंग मोनोथेइज्म, और हनीफ्स का राइज हुआ जो कि किसको ढूंढ रहे थे, दे वर लुकिंग फॉर मोनोथेइज्म, मतलब एक गॉड की पूजा करने को, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ मक्का क्या था, मक्का वॉज बेसिकली आपका रिलीजियस एंड कमर्शियल सेंटर। काबा पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड आइडिया एक्सचेंज, हेल्प्ड स्प्रेड न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो काबा जो था दैट वाज इंपॉर्टेंट इवन प्री इस्लाम, क्योंकि हमने देखा ना कि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स के मूर्तियां रखी हुई थी, वो बहुत सारे लोग पूजते थे, तो वहां पे पिलग्रिमेज होता था जिसकी वजह से आइडियाज का एक्सचेंज होता था। इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद की लीडरशिप, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया, किसको, द आइडिया ऑफ तौहीद को प्रीच करा। तौहीद मींस वननेस ऑफ गॉड, कि गॉड एक है। एम्फेसाइज्ड किस पे एम्फेसिस डाला, इक्वालिटी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर और चैरिटी के ऊपर। चैरिटी वॉज ज़कात। तो अब देखो किसी इनइक्वालिटी वाला जो समाज होगा उसके अंदर अगर कोई इक्वालिटी की बात करेगा तो बेसिकली जो ऐसे एक्सप्लॉइटेड लोग थे वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे ना। अपोज्ड ट्राइबल डिविजन्स, की जो ट्राइब्स में सोसाइटी बटी हुई थी उसको क्या किया, अपोज करा उसको, और सोशल इनइक्वालिटी का भी अपोज करा। स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन कैसे, अब स्कॉलर्स ने इसको कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन किया कि इस्लाम जो था दैट वॉज नॉट अ रिलीजन जो अचानक से आ गया, इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, कि मतलब जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी, जो क्राइसिस चल रहा था, उसके रिस्पॉन्स के तरह इस्लाम डेवलप हुआ। और इस्लाम ने क्या किया, एक न्यू मोरल और पॉलिटिकल ऑर्डर को जन्म दिया। अब देखिए इस्लाम और फॉर्मेशन ऑफ उम्मा, कि इस्लाम के साथ जो उम्मा है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था उम्मा का कॉन्सेप्ट, बेसिकली उम्मा रेफर्स टू कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, की मतलब एक जैसे बिलीव्स रखने वाले लोगों की एक कम्युनिटी। सिंपल सा है, ये बेस्ड है किस पे, फेथ पे है, कि मतलब अगर मान लो डिफरेंट ट्राइब्स के लोग भी हैं और वो एक सेम आइडियोलॉजी को मान रहे हैं तो वो क्या होंगे, उम्मा का हिस्सा होंगे। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन किनशिप, कि मतलब फैमिली रिलेशंस के ऊपर नहीं बेस्ड था कि अगर मैं और मेरा बेटा और उसका बेटा है तो सिर्फ हम ही उम्मा का हिस्सा हो सकते हैं। नहीं हो सकता है अगर मेरा बेटा उसको नहीं फॉलो कर रहा तो ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ उम्मा। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन किनशिप, फैमिली पे नहीं था। एंटी असबिया, मतलब फैमिली रिलेशन पे नहीं था। शिफ्ट फ्रॉम ट्राइबल पर्टिकुलरिज्म टू यूनिवर्सलिज्म, कि मतलब ट्राइबल्स में जो बटे हुए थे, पर्टिकुलर थे, अलग अलग ट्राइब्स में थे, उससे कैसे डेवलप हुआ, यूनिवर्सल एक आइडिया उन्होंने डेवलप किया। हिजरा, हिजरा वॉज
टर्निंग पॉइंट कि माइग्रेशन हुआ फ्रॉम मक्का टू मदीना और इस्लामिक पॉलिटी का फॉर्मेशन हुआ, यहीं से इस्लाम एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी डेवलप हुआ। मार्क्ड ट्रांजिशन टू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, और यहीं से क्या हुआ, जो इस्लामिक सोसाइटी थी, कम्युनिटी थी, उसमें वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगी आफ्टर दिस माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, तो फर्स्ट रिटन पॉलिटिकल चार्टर था मदीना में। ठीक है, और इसने किसको किया, यूनिफाई किया, किसको, मुस्लिम्स को, जूस को और ट्राइब्स को। और इसने किस चीज को इंश्योर किया, इट इंश्योर्ड को एग्जिस्टेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसने क्या किया, लोगों को एक कर दिया, जो फाइट्स थी उसको कम कर दिया, बिकॉज देयर वॉज अ कॉमन रूल फॉर एवरीवन। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ, प्रॉफिट को देखा गया एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज लीडरशिप की एक सेंट्रल लीडरशिप आई, और एंड ऑफ ट्राइबल पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, जो ट्राइब्स में बटी हुई थी सोसाइटी उसका एंड हो गया। ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एम्फेसिस दिया गया ब्रदरहुड पे, इक्वालिटी पे, प्रोटेक्शन किसका, पुअर का, विमेन का, स्लेव्स का, इक्वालिटी की बात की गई, और रिडक्शन ऑफ ट्राइबल हायरार्की, जो ट्राइबल में हायरार्की देखने को मिल रही थी ट्राइब्स में, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब लीगल एथिकल सिस्टम कैसा था, लीगल एथिकल सिस्टम में हम इंट्रोडक्शन ऑफ शरिया देखते हैं। शरिया इज मोरल लीगल कोड, इट इज लाइक अ रूल बुक। ठीक है, ऑब्लिगेशंस क्या, कि मतलब लोगों के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस दी गई, ज़कात किया गया, कंपलसरी किया गया इन चीज़ों को, जस्टिस को और सोशल वेलफेयर को, रेगुलेटेड सोशल इकोनॉमिक रिलेशन। एक्सपेंशन कैसे हुआ, तो एक्सपेंशन आफ्टर हिजरा क्या हुआ, बहुत रैपिडली जो इस्लाम है वो फैला। ठीक है, यूनिफिकेशन हुआ अरब ट्राइब्स का अंडर इस्लाम, और फॉर्मेशन ऑफ अर्ली इस्लामिक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस अब जब हम इसका देखेंगे तो क्या हुआ, इस्लाम ने ट्राइबल टाइप्स, जिसको असबिया बोला जाता था, उसको रिप्लेस कर दिया विद फेथ बेस्ड यूनिटी, कि मतलब अब जो ट्राइबल टाइज थे वो खत्म हो गए हैं और लोग किससे जुड़े हुए हैं, अपने फेथ के बेसिस पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक कॉमन आइडेंटिटी हो गई लोगों की। क्रिएटेड इंटीग्रेटेड socio-political system, transformed fragmented Arabia into unified civilization. To conclude, we can say that pre-Islamic Arabia, marked by fragmentation, inequality, conflict, was marked by fragmentation, inequality, conflict, और Islam emerged as a reformist unifying force, कि इस्लाम एक ऐसे फोर्स की तरह आया जिसने पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म कर दिया, यूनिफाई कर दिया। और फॉर्मेशन ऑफ उम्मा was equal to आपका शिफ्ट फ्रॉम ट्राइबलिज्म टू यूनिवर्सल कम्युनिटी, विच वॉज बेस्ड अपॉन व्हाट, इट वॉज बेस्ड अपॉन फेथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक खलीफेट फ्रॉम द राशिदून टू उमैय्यद्स एंड अब्बासिड्स। हाउ डिड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड द रूलिंग एलीट चेंज्ड ओवर टाइम। तो देखो, अब हम खलीफेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, खिलाफत या खलीफा की पोस्ट होती थी। ठीक है, खलीफा। ठीक है, तो अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे। तो खलीफेट वाज इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद अब देखो इतना बड़ा जो इस्लामिक स्टेट आया, डेवलप हो चुका था, उसको कुछ ना कुछ लीडर की जरूरत पड़ेगी ना, टू कंटिन्यू द स्टेट, टू रूल इट, है ना, टू रन इट। तो कैलिफेट ने इट कंबाइंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर उम्मा, कि मतलब रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक खलीफा को इंस्टिल कर दिया। तो इसमें हम बेसिकली तीन खलीफेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट कौन है, राशिदून खलीफेट, जो कि 632 से 661 के बीच में चला था। तो अब देखो नेचर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी थी। तो खलीफा का मतलब क्या होता है, खलीफा वॉज सक्सेसर टू प्रॉफिट, कि मतलब प्रॉफिट के सक्सेसर। खिलाफत रसूल अल्लाह, अथॉरिटी बेस्ड ऑन कंसेंसस, सिंपल इगैलिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, की ये सिंपल सिस्टम था। रूलिंग एलीट कौन थे, डोमिनेटेड बाय अर्ली कंपेनियंस, जिनको सहाबा बोला जाता था, है ना, कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस थे उनको। लीडरशिप फ्रॉम कुरैश ट्राइब से, और यहाँ पे कोई हेरिडिटरी नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कि मतलब ऐसा नहीं था कि फैमिली बेस्ड कुछ था, नहीं, फैमिली बेस्ड नहीं था। इट वाज जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो भी कंपेनियंस थे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, वो लोग बने खलीफा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर कैसा था, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, कि मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, मतलब था तो, लेकिन उसने क्या किया, पावर को बांट दिया।
एक्सपेंशन थ्रू कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू इस्लाम को क्या किया, फैलाया गया, इस्लामिक स्टेट को फैलाया गया, जो कि कहाँ पे गया, आपके इजिप्ट में गया, सीरिया में गया, पर्शिया में गया, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम बूटी एंड ट्रिब्यूट, ये रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम जो आप क्या बोलते हैं, जो कॉन्क्वेस्ट पे गए उन्होंने जो सामान लूटा उससे आ रहा था, और जो ट्रिब्यूट के तौर पे लोग उनको आके सामान प्रेजेंट करते थे, ठीक है। की एग्जाम्पल्स, अब फेमस एग्जाम्पल कौन कौन से खलीफा के, अबू बकर, कंसोलिडेशन आफ्टर रिदा वॉर, उमर, इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन किया, दीवान सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, अली, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे आया। की कैरेक्टर्स क्या थे इसमें, की कैरेक्टरिस्टिक राशिदून खलीफेट का, रिलीजियस लेजिटिमेसी एंड कलेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास उमैयद फैमिली आती है, ठीक है, उमैयद, तो शिफ्ट इन पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो ट्रांजिशन यहाँ पे अब हमको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। हमने देखा ना कि राशिदून में क्या हो रहा था, वहां पे हेरिडिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जाके हो गई, खलीफा को क्या किया, एब्सोल्यूट रूलर बना दिया गया, और ये डायनेस्टी की तरह एक आ गई, ठीक है। डिक्लाइन हुआ किसका, शूरा ट्रेडिशन का, ठीक। रूलिंग एलीट कौन थे, डोमिनेंस ऑफ उमैयद एरिस्टोक्रेसी जो कि डमास्कस से आई थी, ठीक है, उनका डोमिनेशन हो गया। राइज ऑफ अरब मिलिट्री एलीट, और नॉन अरब्स जैसे कि मवाली थे उनको वो क्या हो गए, मार्जिनलाइज हो गए, वो पीछे चले गए, है ना। तो यहां से हम देखेंगे कि कैसे इट टर्न्ड टू अ फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कैसे देखने को मिले, हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी हो गई, अरेबिक बिकेम ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉइनेज टैक्सेशन हुआ, ठीक। एक्सपेंशन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ, ठीक है, इस्लामिक एम्पायर, इट एक्सपैंडेड टू स्पेन, सेंट्रल एशिया, और ये लार्जेस्ट इस्लामिक टेरिटरी एक्सपेंशन था। नेचर ऑफ स्टेट कैसा था, शिफ्ट फ्रॉम, अब ये रिलीजियस कम्युनिटी नहीं रही सिर्फ एक, ये एक इंपीरियल स्टेट बन गया बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद अब्बासिद खलीफत की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। खलीफा क्या था, एब्सोल्यूट रूलर बन गए, सेरेमोनियल रूलर, और इंक्रीजिंग रोल ऑफ वजीर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब वजीर्स वगैरह का जो प्राइम मिनिस्टर का रोल था वो बढ़ गया, ब्यूरोक्रेट्स का रोल बढ़ गया, और जो अरेबिक इन्फ्लुएंस था अब वो घट रहा है। यहाँ पे क्या है, कोर्ट कल्चर पे पर्शियन इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। रूलिंग एलीट कॉम्पोजिशन कौन थे, अब इंक्लूजन किसका हुआ, नॉन अरब्स का हुआ, ठीक है। और जो अरब्स की एक्सक्लूसिविटी थी जो पहले हमको देखने को मिली थी वो अब क्या हुई, घट गई, ठीक है। पर्शियंस और मवाली क्या हुए, ये अब कोर्ट का हिस्सा बनने लगे। राइज ऑफ कॉस्मोपॉलिटन एलीट, सिटी के जो एलीट्स थे, जो अमीर लोग थे, उनका राइज देखने को मिला। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, दीवान सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया, ठीक है। कैपिटल जो थी वो अब बगदाद में शिफ्ट हो गई। ग्रोथ ऑफ अर्बन इंटेलेक्चुअल कल्चर हुआ, ठीक है, अर्बन इंटेलेक्चुअल कल्चर का ग्रोथ हुआ, ठीक। इसके बाद देखो इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ कैसे हुआ, फ्लरिश हुआ, ट्रेड, साइंस, लर्निंग, ठीक है, ट्रांसलेशन मूवमेंट आया। इसके बाद पॉलिटिकल डिक्लाइन, लास्ट लेटर फेजेस में क्या हुआ, पॉलिटिकल डिक्लाइन देखने को मिला। पावर जो थी वो रीजनल डायनेस्टीज से शिफ्ट हो गई, ठीक है, उनकी तरफ शिफ्ट हो गई, और मिलिट्री एलिट्स के पास वो पावर जाने लगी। और खलीफा अब क्या रह गए, सिर्फ एक सिंबॉलिक अथॉरिटी की, मतलब वो क्या है, बस एक नाम का रूलर है। मेन पावर जो किसके पास है, वो है आपके पास रीजनल जो डायनेस्टीज डेवलप हुई, और मिलिट्री एलिट्स के पास जो पावर थी वो उनके पास इंस्टिल हुई, ठीक है। तो देखो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं अब हम इन तीनों में क्या मतलब चेंज आए टाइम के साथ। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी राशिदून के टाइम पे कैसी थी, कंसल्टेटिव थी, मतलब कंसल्ट करने के लिए थी वो। रिलीजियस अथॉरिटी थी। उमैयद्स के टाइम पे वो कैसी हो गई, हेरिडिटरी मोनार्की आ गई, यानी मोनार्की आई। और अब्बासिड्स के टाइम पे ब्यूरोक्रेटिक थी, मतलब ब्यूरोक्रेसी का जो पावर थी वो बढ़ गई। और लेटर खलीफा की पोस्ट कैसी हो गई, सिंबॉलिक हो गई। रूलिंग एलीट का ट्रांसफॉर्मेशन, राशिदून के टाइम पे कौन से लोग रूल कर रहे थे, देवर ट्राइबल पीपल, जैसे कि कुरैश ट्राइब, और जो सहाबा थे, जो कंपेनियंस थे, ठीक है, सहाबा, ये टर्म याद रखना, ठीक है। उमैयद्स के टाइम पे अरब एरिस्टोक्रेसी का डोमिनेंस था, और अब्बासिड्स के टाइम पे मल्टी एथनिक, और यहाँ पे क्या हुआ, पर्शियन लोगों का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ गया। स्टेट का नेचर कैसा था, पहले वो कैसी थी, कम्युनिटी बेस्ड थी, फिर इंपीरियल एक्सपेंशनिस्ट स्टेट बन गया मिडल एज में, कि मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ, और लेटर एज में कॉस्मोपॉलिटन ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर बन गया, है ना।
और स्कॉलरली इंसाइट मतलब स्कॉलर्स ने इसको क्या समझा है, इसको कैसे डिफाइन किया है, दे हैव डिफाइंड इज एज शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल पॉलिटी टू इंपीरियल स्टेट, कि मतलब जो ट्राइबल पॉलिटी थी अब वो किसमें, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंपीरियल स्टेट हो गई। और इस्लाम अडेप्टेड टू चेंजिंग सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस, इस्लाम ने क्या किया, जो लगातार बदलता हुआ सोशो पॉलिटिकल कंडीशन था उस हिसाब से अपने आप को क्या किया, चेंज कर लिया। ठीक है, तो टू कंक्लूड वी कैन से दैट खलीफत इवॉल्व्ड फ्रॉम एन इगैलिटेरियन लीडरशिप टू डायनास्टिक मोनार्की एंड देन ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर। Political authority became less religious, more administrative over time. Transformation reflects adaptation of Islam to empire building realities. तो एग्जाम में आप ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत लिख सकते हो कि द इस्लामिक खलीफेट इवॉल्व्ड फ्रॉम अ consultative religious leadership under the Rashidun to a dynastic monarchy under the Umayyads and finally into a cosmopolitan bureaucratic empire under the Abbasids. ठीक है, अब next question is our examine the contribution of the Islamic world to urbanization and cultural developments in the medieval period. Discuss the rise and significance of Sufism as a popular religious movement. देखो इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन तो बनेगा ही, इसके साथ साथ एक सूफिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट भी बन सकता है। ठीक है, तो इस्लामिक वर्ल्ड क्रिएटेड डायनामिक अर्बन सिविलाइजेशन प्लस रिच कल्चरल सिंथेसिस, मतलब क्या हुआ, एक अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म दिया जहां पे क्या था, कल्चरल, एक रिच कल्चर था। ठीक है, सूफिज्म दैट इज तवस्सुफ इमर्ज्ड एज पॉपुलर स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स टू विद इन इस्लाम, कि इस्लाम के अंदर ही एक नया आइडिया क्या हुआ, डेवलप हुआ, दैट वाज योर सूफिज्म। देखो तो अब कंट्रीब्यूशन अर्बनाइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो ग्रोथ ऑफ सिटीज, कई सारी सिटीज हमको देखने को मिली जैसे कि बगदाद, डमास्कस, कायरो, कॉर्डोबा। ठीक है, सिटीज में क्या हुआ, दे वर्कड एज एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक सेंटर। ठीक है, कैपिटल बने, ये किसके अंडर में, उमैय्यद्स और अब्बासिद्स के अंडर में ये बड़े कैपिटल्स बने। ट्रेड और कमर्शियल नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ, एक्सपेंशन हुआ ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दैट वाज थ्रू तुम्हारा सिल्क रूट। ठीक है, इंडियन ओशन में हुआ, मर्चेंट्स प्रमोटेड अर्बन ग्रोथ, की मर्चेंट्स की वजह से क्या हुआ, अर्बन जो सोसाइटी थी उसमें ग्रोथ देखने को मिली। यूज ऑफ कॉइन्स हुआ, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब अर्बन इकोनॉमी कैसी थी, ग्रोथ ऑफ मार्केट्स, है ना, मार्केट्स ग्रो हुए, क्राफ्ट गिल्ड लाइक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन, टेक्सटाइल्स, मेटल वर्क, सिरामिक्स, इन सब का स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन होने लगा, यानी कि अब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, वो अलग अलग चीज़ों में खुद को एम्प्लॉय कर सकते थे। इंटीग्रेशन हुआ किसका, रूरल और अर्बन इकोनॉमी का। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ किसका, जैसे कि मॉस्क डेवलप हुई, मदरसाज डेवलप हुए, हॉस्पिटल जिसको बीमारिस्तान बोला गया उनका डेवलपमेंट हुआ। पब्लिक वर्क हुआ, रोड्स डेवलप हुई, कैरावानसरीज, वाटर सिस्टम, सिटीज प्लान्ड अराउंड रिलीजियस एंड कमर्शियल सेंटर्स, की मतलब कमर्शियल और रिलीजियस सेंटर्स के आसपास सिटीज को डेवलप किया गया। कॉस्मोपॉलिटन अर्बन कल्चर कैसा था, कि मतलब जो सिटी का कल्चर था वो कैसा था, सिटीज में मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस पॉपुलेशन थी। ऐसा नहीं था कि इट वाज एन इस्लामिक एम्पायर तो वहां पे सिर्फ मुस्लिम्स रह रहे थे, नहीं। इंटरैक्शन ऑफ अरब्स, पर्शियंस, तुर्क्स, जूस, क्रिश्चियंस, मतलब अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग वहां पे थे। ठीक है, ग्रोथ ऑफ कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल, एक सिटी वाली लाइफस्टाइल का डेवलपमेंट हुआ। कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुए इस्लामिक वर्ल्ड में, तो इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक ग्रोथ हुई, ट्रांसलेशन मूवमेंट हुआ जहां पे आपको ग्रीक से अरेबिक में बहुत सारे ट्रांसलेशंस देखने को मिलेंगे, है ना, जो नॉलेज थी उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। एडवांसमेंट हुआ किसमें, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स में। ठीक है, और स्कॉलर्स ने क्लासिकल नॉलेज जो थी उसको प्रिजर्व किया। जैसे हम समझते हैं कि जो इंडिया से भी जो एंशिएंट नॉलेज थी उसको वेस्ट में किसने पहुंचाया, दे वर स्प्रेड बाय अरब्स ओनली, है ना। उन्होंने क्या किया, जो क्लासिकल नॉलेज अलग अलग एरिया से आती थी उसको प्रिजर्व किया। लिटरेचर और लैंग्वेज, अरेबिक बिकेम लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री, प्रोज, हिस्टोरिकल राइटिंग, इन सब का, जैसे कि अल तबारी जिसको हिस्ट्री राइटिंग बोला जाता है उसका क्या हुआ, ग्रोथ हुई। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसमें आपके मॉस्क हो गए, डोम्स, आर्चेस, जैसे हम देखते हैं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या है, माइनरेट्स, डोम्स वगैरह क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उनका
डेवलपमेंट हुआ। कैलीग्राफी, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, इनका यूज किया गया। कैलीग्राफी मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर अरेबिक में लिखा गया, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का यूज किया गया उनको डिजाइन करने के लिए। एग्जाम्पल ग्रेट मॉस्क ऑफ डमास्कस, इसमें हम देखेंगे तो क्या है, कैलीग्राफी का बहुत यूज किया गया है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम कैसा था, मदरसास की ग्रोथ हुई। मदरसा में क्या था, फॉर्मल एजुकेशन सेंटर, मतलब देवर लाइक स्कूल्स, है ना, जहां पे क्या होता था, रिलीजियस नॉलेज, सेक्युलर नॉलेज को कंबाइन करके बच्चों को पढ़ाया जाता था। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड स्कॉलरशिप, मतलब इससे क्या हुआ, सोसाइटी में लिटरेसी बढ़ी, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होने लगे। कल्चरल सिंथेसिस हुआ, फ्यूजन हुआ किसका, अब जब मान लो किसी अर्बन सिटी में रह रहे होंगे बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स के लोग, तो वहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा किसका, अरब्स का, पर्शियन का, बाइजेंटाइन ट्रेडिशंस का। इस्लाम अडेप्टेड टू रिलीजियन रीजनल कल्चर, कि मतलब जो उस रीजन का कल्चर था उसमें इस्लाम ने खुद को ढाल लिया। क्रिएटेड अ शेयर्ड इस्लामिक सिविलाइजेशन, और इसने क्या किया, एक शेयर्ड इस्लामिक सिविलाइजेशन को डेवलप किया, कि मतलब ऐसा नहीं था कि ये एक इस्लामिक सिविलाइजेशन थी तो यहां पे सिर्फ इस्लाम का डोमिनेंस था, नहीं, इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम मेनी ट्रेडिशंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सूफिज्म, अब सूफिज्म पे आ जाते हैं हम, एक सेकेंड, राइज पे आते हैं पहले, ठीक है। मीनिंग एंड नेचर, तो सूफिज्म वॉज द मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ इस्लाम, मतलब मिस्टिकल इज मिस्टिक वाला डायमेंशन, इनर स्पिरिचुअलिटी पे ये ज्यादा फोकस करता है, और इट फोकस्ड ऑन पर्सनल कनेक्शन विद गॉड, विद अल्लाह, ठीक है। कॉजेज ऑफ इसका राइज क्यों हुआ सूफिज्म का, इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट मटेरियलिज्म ऑफ अर्बन एलीट, कि मतलब जो अर्बन एलीट थे वो क्या हुए, दे वर मूविंग टुवर्ड मटेरियलिज्म, दुनिया के पीछे ज्यादा भाग रहे थे। तो सूफिज्म वाले जो लोग थे दे वर लाइक कि नहीं, इसके पीछे मत भागो, फोकस ऑन पर्सनल कनेक्शन विद गॉड, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन विद फॉर्मल रिजिड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, की जो फॉर्मल प्रैक्टिसेस थी रिलीजन की, इस्लामिक फॉर्मल प्रैक्टिसेस थी, उससे लोगों को डिससेटिस्फैक्शन थी, ठीक है। नीड फॉर इमोशनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कि उनको क्या करना था, इमोशनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए था, ठीक है। अब कोर बिलीफ क्या थे, एम्फेसिस ऑन लव, इश्क पे क्या किया, एम्फेसिस किया, दैट वाज नॉट द इश्क यू आर थिंकिंग अबाउट, इट वाज विद गॉड, ठीक है। डिवोशन पे और यूनिटी पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फना, कि मतलब सेल्फ एनाहिलेशन इन गॉड, की मतलब खुद को गॉड में मिला लेना, एक तरह से खुद को भूल जाना। स्ट्रेस ऑन सिंप्लिसिटी पे स्ट्रेस दिया, एसेटिज्म पे स्ट्रेस दिया, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सूफी ऑर्डर्स, जो सिलसिलास जिनको बोला जाता है, वो डेवलप हुए, जिनको कौन करते थे, पीर्स शेख क्या करते थे, लीड करते थे, और खानकाह में वो लोग रहते थे। दे वर द सेंटर्स, पॉपुलर अपील, दे वर ओपन टू ऑल क्लासेस, कास्ट, कम्युनिटीज, लोकल लैंग्वेज का यूज किया, म्यूजिक का यूज किया, ठीक है। और कॉमन पीपल को इसने क्या किया, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, बिकॉज मास मूवमेंट हुआ है ना, जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं, तो सूफिज्म ने क्या किया, फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज लोगों को अट्रैक्ट किया है, जिसमें एग्जांपल हमारे फेमस सूफीज के इसमें अल गजाली और रूमी की पोइट्री बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी देखी होगी, ठीक है। इट वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। अब देखो तो सिग्निफिकेंस कैसा था, इसने सोशल इंटीग्रेशन किया, ब्रिज्ड गैप बिटवीन एलीट इस्लाम एंड कॉमन पीपल, प्रमोटेड इगैलिटेरियन वैल्यूज, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, फैसिलिटेटेड इंटरेक्शन विद लोकल ट्रेडिशन, मतलब लोकल ट्रेडिशन को इंपॉर्टेंस दिया, हेल्प स्प्रेस इस्लाम इन डाइवर्स रीजन, अलग अलग रीजन में इस्लाम को फैलाया। रिलीजियस फ्लेक्सिबिलिटी, कि मतलब इस्लाम को और ज्यादा इंक्लूसिव बना दिया, अडेप्टेबल बना दिया। अब मान लो कोई रिजिड पॉलिटिकल सिस्टम होगा, रिजिड सोसाइटी होगी, उसमें क्या होगा, इंसान को ढालने में खुद को दिक्कत होगी ना। अगर मैं बोल दूं कि आप 1 घंटे तक इस जगह से नहीं उठोगे, तो क्या होगा, आपके अंदर वो होगा ना कि नहीं मुझे तो उठना है ना। तो वो चीज खत्म कर दी सूफिज्म ने। रिड्यूस्ड रिजिडिटी ऑफ ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी उसमें जो स्ट्रिक्टनेस थी उसको खत्म किया। इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट कैसा पड़ा कि समटाइम इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव मोरल अथॉरिटी, कल्चरल सिंथेसिस किया इसने, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब इसका एनालिसिस देखो तो इस्लामिक सिटीज वर सेंटर्स ऑफ ट्रेड, कल्चर एंड नॉलेज। अर्बनाइजेशन ने क्या किया, लेड टू कल्चरल एफरेसेंस। सूफिज्म वाज स्पिरिचुअल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इस्लाम, कि सूफिज्म ने क्या किया, डेमोक्रेटाइज कर दिया किसको, आपके इस्लाम को, ठीक है। तो टू कंक्लूड वी कैन से दैट इस्लामिक वर्ल्ड क्रिएटेड अ वाइब्रेंट अर्बन एंड कल्चरल सिविलाइजेशन, एक वाइब्रेंट
कल्चरल अर्बन सिविलाइजेशन को डेवलप किया, रिलीजन और सोसाइटी के बीच में जो गैप था उसको क्या किया, ब्रिज कर दिया, उसको एक कर दिया, और इसने क्या किया, इंश्योर किया द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक कल्चर। थर्ड यूनिट पे चलते हैं हमारी, जो कि है चाइना वाली, ठीक है। तो हाउ डिड Confucianism shaped the social political framework of medieval China. Discuss the mandate of heaven and role of scholar gentry. ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो कन्फ्यूजियनिज्म वाली विचारधारा थी, इसने कैसे मेडाइवल चाइना के सोशल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को फ्रेम करा, ठीक है। और बोल रहा है कि द मैंडेट ऑफ हेवन एंड रोल ऑफ स्कॉलर जेंट्री को भी डिस्कस करो, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजियनिज्म जो आपकी विचारधारा है, दैट इज एथिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी शेपिंग चाइनीज गवर्नेंस। इसने क्या किया, ये एक एथिकल और पॉलिटिकल फिलॉसफी थी दैट शेप्ड द चाइनीज गवर्नेंस, ठीक है। इट प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्टेट हायरार्की एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसने क्या किया, आइडियोलॉजिकल बेसिस दिया, किसको, स्टेट को दिया, और किसको, हायरार्की को दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, ठीक है। तो हाउ वॉज इट एज अ स्टेट आइडियोलॉजी, तो ये जो आइडियोलॉजी थी, ये स्टेट की आइडियोलॉजी कैसे बन गई उसको हम समझते हैं। तो जो ये जो विचारधारा है, इट वॉज फाउंडेड बाय कन्फ्यूशियस, जिसको कॉन्ग फूजी के नाम से भी जाना जाता था। तो दिस थ्योरी या फिर दिस विचारधारा, ये मोरल गवर्नेंस थ्योरी थी, कि मतलब गवर्नेंस को कैसे अच्छे से किया जाए, ठीक है, उसके ऊपर फोकस था। इट फोकस्ड ऑन हायरार्की के ऊपर फोकस किया इसने, ड्यूटी के ऊपर किया, और फिलियल पाइटी के ऊपर, जिसको शाओ का नाम दिया, ठीक है। इट स्टेट सीन एज एक्सटेंशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, और स्टेट को कैसे देखा, इट वॉज सीन एज द एक्सटेंशन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, कि फैमिली स्ट्रक्चर के एक्सटेंशन के रूप में देखा, ठीक है। और इसमें 5 रिलेशनशिप्स के ऊपर बात की गई, जिसमें कि रूलर और सब्जेक्ट का रिलेशन, और फादर और सन का रिलेशन वॉज सेंट्रल, ठीक है। मोरल रूलर जुनजी का आइडियल दिया गया, जिसमें वर्चुअस गवर्नेंस, कि मतलब अच्छा गवर्नेंस, ठीक है। और लॉ को सेकेंडरी रखा गया और एथिक्स को प्राइमरी रखा गया, कि मतलब जो लॉ है वो सेकंड पे आता है, और जो आपके एथिक्स हैं, जो आपकी वैल्यूज है, दे आर प्राइमरी, जिसको बोला गया ली ओवर फा, ठीक है, जिसमें ली वॉज योर एथिक्स और फा वॉज योर लॉ, ठीक है। अब देखो, शेपिंग सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर, तो इस विचारधारा ने सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर को कैसे शेप किया। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था उसको समझते हैं हम। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखो तो एम्परर को सन ऑफ हेवन बताया गया, तियानजी है ना, सन ऑफ हेवन। अब सन ऑफ हेवन मतलब क्या, कि ये गॉड से आ रहा है, ठीक है। रूल को जस्टिफाई किया गया थ्रू मोरल अथॉरिटी एंड नॉट बाय फोर्स, कि मतलब मोरल अथॉरिटी है उस किंग की, और उसके ऊपर मतलब उस रूल को इंस्टिल करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्यूरोक्रेसी वॉज गाइडेड बाय कन्फ्यूशियन क्लासिक्स, कन्फ्यूशियन के क्लासिक आइडियाज से ब्यूरोक्रेसी शेप्ड थी, ठीक है। सोशल हायरार्की कैसी थी, सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रेडेड हायरार्की, जिसमें स्कॉलर्स थे, उसके बाद पेजेंट्स, आर्टिसंस, मर्चेंट, ठीक है। लेजिटिमाइज्ड एलीट डोमिनेंस, और एलीट लोगों का जो डोमिनेंस है उसको लेजिटिमाइज किया गया, उसको बताया गया कि वो सही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर कैसा था, जो गवर्नेंस था दैट वाज बेस्ड ऑन मेरिट एंड एजुकेशन, स्ट्रेस ऑन एथिकल कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल्स। देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो गवर्नेंस था दैट वाज बेस्ड ऑन मेरिट, कि जो जितना काबिल होगा वो गवर्नेंस का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। इट वाज नॉट लाइक कि फैमिली बेस पे नहीं था, हेरिडिटरी बेस पे नहीं था, इट वाज बेस्ड ऑन मेरिट एंड एजुकेशन। और एथिकल कंडक्ट कि मतलब एथिक्स किसके स्ट्रांग होंगे वो उस चीज पे फोकस किया गया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेट ऑफ हेवन कहां से आ जाता है, जिसको चाइनीज में या मैंडरिन में तियानमिंग बोला गया। तो हेवन विच वॉज तियान ग्रांट्स द राइट टू रूल टू एम्परर, कि हेवन ने क्या किया है, एम्परर को ये राइट दिया है कि वो रूल करे, ठीक है। लेजिटिमेसी डिपेंड्स ऑन मोरल कंडक्ट ऑफ रूलर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कंप्लीटली उसको क्या कर दिया, पूरी स्वतंत्रता दे दी। उसने क्या किया कि ये लेजिटिमेसी तब तक बनी रहेगी जब तक रूलर का जो मोरल्स हैं, जो उसकी वैल्यूज हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स को कैसे देखा गया, दे वर सीन एज लॉस ऑफ मैंडेट, कि मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनका मतलब है कि जो रूलर है वो कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो कुछ ना कुछ
किसी तरीके से इनएफिशिएंट है, इसलिए नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। और क्या किया, ये देखो, ये बहुत स्ट्रेंज चीज है कि इसने रेबेलियन को जस्टिफाई कर दिया। हम आमतौर पे क्या देखते हैं कि जो भी डेमोक्रेसीज हैं या फिर एरिस्टोक्रेसीज हैं, उधर क्या है, रेबेलियन को एज अगेंस्ट देखा जाता है। लेकिन यहां पे क्या था कि जो अनजस्ट रूलर है उनके अगेंस्ट अगर कोई रेबेलियन कर रहा है तो वो जस्टिफाइड है। इंश्योर साइक्लिकल डायनेस्टिक चेंज, और विद टाइम जो डायनेस्टी में चेंज होता है उसको इंश्योर किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे फॉल ऑफ डायनेस्टीज हुआ, बहुत सारी डायनेस्टीज आई गई, जैसे कि युआन डायनेस्टी, उसके बाद मिंग डायनेस्टी आई। ठीक है, और इसको कैसे इंटरप्रेट किया, इट वाज इंटरप्रेटेड एज लॉस ऑफ हेवनली मैंडेट, कि मतलब युआन ने हेवनली मैंडेट को लॉस कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी देखो, इसका की आइडिया क्या है, इट वाज द की आइडिया वाज कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी किसी के पास है दैट वाज कंडीशनल, कि मतलब वो कंडीशन से आती है कि अगर जो रूलर है वो इस मैंडेट को फॉलो कर रहा है तो मतलब वो उसका जो रूल है वो बना रहेगा, वो लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, अपने रूल को खो देगा। बेसिकली वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, रोल ऑफ स्कॉलर जेंटली, अब स्कॉलर जेंट्री का रोल क्या था सोसाइटी में, जिसको लिटरेटी क्लास के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका कॉम्पोजिशन कैसे होता था स्कॉलर जेंट्री का, तो एजुकेटेड एलीट सेलेक्टेड वाया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जो इसमें कॉम्पोजिशन, इसमें हिस्सा लोग कहां से आते थे, दे वर कमिंग फ्रॉम अ रिजिड सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता था बेस्ड ऑन कन्फ्यूशियल क्लासिक्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या था, दे सर्व्ड एज ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे सर्व किया उन्होंने, एडवाइजर्स के तौर पे, टैक्स ऑफिशियल्स। देखो इसको आप मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे अभी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, किस लिए, ताकि वो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को ले सके इन सर्विसेज के लिए। इसी तरह से मेडाइवल चाइना में भी ऐसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते थे। मेंटेन्ड कंटिन्यूटी ऑफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाते थे। इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखा। ठीक है, एक्टेड एज लिंक बिटवीन स्टेट एंड लोकल सोसाइटी, और इन्होंने जो रूलर था और जो जनता थी, पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसके बीच में एक लिंक का रोल निभाया। ठीक है, अब देखो आइडियोलॉजिकल रोल कैसे किया, आइडियोलॉजिकल रोल ये स्कॉलर जेंट्री ने अपहेल्ड कन्फ्यूशियन वैल्यूज इन गवर्नेंस, क्योंकि ये हैविली कन्फ्यूशियन वैल्यूज के थ्रू ही सेलेक्ट किए जाते थे और उनसे इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नेंस में इन वैल्यूज को लाने की कोशिश करी। ठीक है, और इसको अपहेल्ड किया। इंश्योर्ड मोरल डिसिप्लिन ऑफ रूलर एंड सब्जेक्ट, और मोरल डिसिप्लिन इंश्योर किया किसका, रूलर और सब्जेक्ट्स का। सोशल पावर थी इनके पास कैसी, डोमिनेटेड एजुकेशन, लैंड होल्डिंग्स, लोकल अथॉरिटी, क्रिएटेड स्टेबल मेरिट बेस्ड एलीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा ऑन मेडाइवल चाइनीज स्टेट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्टेट एक डेवलप हो गया इससे, कि मतलब ब्यूरोक्रेसी यहां पे क्या थी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। रिड्यूस्ड पावर ऑफ हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी, अब देखो जब ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जब लोग सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आने लगेंगे, तो जो हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब जो नोबल्स आ रहे थे फ्रॉम देयर लीनिएज, फैमिली लीनिएज, उनकी पावर क्या हुई, घट गई। प्रमोटेड मेरिटोक्रेसी ओवर बर्थ, की जो मेरिट है वो क्या हुआ, उसको प्रमोट किया गया ओवर बर्थ, की मतलब अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आप ये अगर सोचोगे कि जस्ट बिकॉज आई वॉज बोर्न इन टू अ पर्टिकुलर फैमिली मुझे पावर मिल जाए, तो वो चीज क्या हुई, यहां पे कम हो गई। इनेबल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी, की एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी के ऊपर और स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। रीइंफोर्स्ड कल्चरल यूनिटी अक्रॉस एम्पायर, और कल्चरल यूनिटी को इन्फोर्स किया गया। ठीक है, एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश की गई। तो टू कंक्लूड वी कैन से दैट कन्फ्यूशियनिज्म क्रिएटेड मोरल लेजिटिमिस्ट स्टेट फ्रेमवर्क। मैंडेट ऑफ हेवन ने क्या इंश्योर किया, इट इंश्योर्ड अकाउंटेबल किंगशिप। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है, कि जो किंग था वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर रहा था, वो क्या था, वो उसकी जवाबदेही थी, किसके तरफ थी वो जवाबदेही, वो जवाबदेही थी टुवर्ड्स इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, स्कॉलर जेंट्री ने इनेबल किया एक स्टेबल मेरिट बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, और इन्होंने साथ में इंड्योरिंग ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर मॉडल इन चाइना, उसको एक जन्म दिया। ठीक है,
अब देखो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ नोमैडिक इन्वेजन्स particularly the Mongols and Jurchens on Chinese society and state structure. How did the Ming dynasty attempt a political and cultural revival? इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि जो नोमैडिक इन्वेजन, नोमैडिक ट्राइब्स ने इन्वेजन किया मेडाइवल चाइना पे, स्पेसिफिकली मंगोल्स और जॉर्जियंस ने, उसको बताओ उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और मिंग डायनेस्टी ने कैसे पॉलिटिकल और कल्चर का रिवाइवल किया मेडाइवल चाइना में। तो देखो नोमैडिक इन्वेजन रीशेप्ड चाइनीज पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस इन्वेजन्स जब होते हैं तो क्या होता है, जो एक प्री डिटर्मिन्ड स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, चाइना की पॉलिटिक्स, वहां की सोसाइटी और इकोनॉमी क्या हुई, रीशेप हुई। मंगोल्स और जॉर्जियंस ने अल्टर किया किसको, स्टेट के स्ट्रक्चर को और वहां के कल्चर को, ठीक है। तो अब देखो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स एक्सपोज टू स्टेपी नोमैडिक प्रेशर। जब आप चाइना देखोगे, चाइना का मैप में, तो इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा मंगोलिया, वहां पे वो जो नॉर्थर्न पार्ट है चाइना का, दैट वाज एक्सपोज टू स्टेपी नोमैडिक प्रेशर्स, कि यहां पे स्टेपीज ग्रासलैंड में आपको ये ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, नोमैडिक ट्राइब्स, जिसमें की ग्रुप्स कौन से थे, आपके जॉर्जियंस या फिर जिन, और मंगोल्स या फिर युआन। इसकी वजह से क्या हुआ, लेड टू डायनेस्टिक डिसरप्शंस एंड टेरिटोरियल फ्रेगमेंटेशन, कि मतलब जो डायनेस्टी का रूल चल रहा था मेडाइवल चाइना पे, उसमें क्या हुआ, डिसरप्शन देखने को मिला, और क्या हुआ, वहां की जो टेरिटरी थी वो क्या हुई, फ्रेगमेंट्स में टूट गई। अब जब कोई अटैक करेगा तो वो कुछ ना कुछ लैंड मास को क्या करेगा, अपने पास ले जाएगा। तो इस तरह से जो मेडाइवल चाइना का जो टेरिटरी थी वो फ्रैगमेंट में टूटी। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ जॉर्जियन पढ़ते हैं हम सबसे पहले, इम्पैक्ट ऑफ जॉर्जियन या जिन जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल इंपैक्ट देखो, इन्होंने क्या किया, दे डिफीटेड नॉर्दर्न सॉन्ग एंड इससे क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट हुआ फ्रेगमेंटेशन ऑफ एम्पायर, फोर्स्ड सॉन्ग शिफ्ट टू सदर्न चाइना। जो सॉन्ग एम्पायर था वो कहाँ हो गया, वो सदर्न चाइना की तरफ चला गया, उसने क्या किया, नॉर्थ हिस्से को छोड़ दिया। क्रिएटेड डुअल पॉलिटिकल सिस्टम, और डुअल पॉलिटिकल सिस्टम आया जहां पे जिन लोग क्या थे, वो नॉर्थ को कर रहे थे, और सॉन्ग कौन थे, वो साउथ चाइना को कर रहे थे। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या आए, ठीक है। तो जॉर्जियंस अडॉप्टेड चाइनीज ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, जॉर्जियंस ने क्या किया, जो कि हमने अभी देखा था ना लास्ट क्वेश्चन में, कि चाइनीज ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिस कैसी थी, बहुत ही उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा डेवलप थी। तो जॉर्जियंस ने क्या किया, इसको अडॉप्ट कर लिया और मेंटेन किया डुअल गवर्नेंस, जिसमें वो खुद की ट्राइब से भी गवर्न कर रहे थे और चाइनीज सिस्टम से भी गवर्न कर रहे थे, ठीक है। मतलब अपने रूल्स को भी फॉलो कर रहे थे और चाइनीज गवर्नेंस के रूल्स को भी फॉलो कर रहे थे। इसका सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा, माइग्रेशन टू साउथ हुआ। अब जब देखो नॉर्थ में इधर अटैक हो रहे हैं तो लोग कहाँ गए, साउथ में गए। इकोनॉमिक शिफ्ट कहाँ हो गया, यांगत्से रीजन में हो गया। जो नॉर्थ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, अब क्योंकि वहां पे इन्वेजन हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, तो वो कहां शिफ्ट हो गई, यांगत्से रीजन में हो गई, जो कि साउथ में था। एंड इट स्ट्रेंथेंड रीजनल इकोनॉमी एंड अर्बन सेंटर, और जो साउथ के रीजनल इकोनॉमी थी वो क्या हुई, फ्लरिश करने लगी, ठीक है। इसके बाद देखो इंपैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन देखो, या फिर युआन रूल। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे हम सबसे पहले बात करते हैं। युआन डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, जो कि किसने इस्टेब्लिश की, कुबलई खान ने। आपने पढ़ा होगा 12th की हिस्ट्री में, कुबलई खान कौन था, ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन रूलिंग एलीट, नॉन हान, नॉन हान मतलब नॉन, आपके नॉन चाइनीज रूलिंग एलीट आए, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड रूल बट विद एथनिक हायरार्की, रूल को सेंट्रलाइज कर दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एथनिक हायरार्की देखने को मिली हमको, जो कि एंशिएंट चाइना में यानी मेडाइवल चाइना में जब चाइनीज रूल था वो कम थी, ठीक है। सोशल इंपैक्ट इसका क्या पड़ा, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू मंगोल्स, सेंट्रल एशियंस एंड चाइनीज। डिस्क्रिमिनेशन हुआ अगेंस्ट हान चाइनीज एलिट्स, क्योंकि अब उस जगह पे कौन पावर को कौन होल्ड कर रहा है, मंगोल्स होल्ड कर रहे हैं। वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल कन्फ्यूशियन ऑर्डर, और जो कन्फ्यूशियन ऑर्डर जो इतना अच्छा ऑर्डर था चाइनीज का, मेडाइवल चाइना का, वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स देखो अब क्या चेंजेस आए। तो जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता था ब्यूरोक्रेट्स को सेलेक्ट करने के लिए, वो क्या हुआ, अब उसका रोल काफी घट गया। प्रेफरेंस फॉर नॉन चाइनीज ऑफिशियल्स बढ़ गई, और इसके अलावा क्या हुआ, यूज ऑफ मिलिट्री बेस्ड गवर्नेंस। हम मंगोल्स की ये स्पेशलिटी देखते हैं ना, कि वो जहां भी रूल करते थे वो कैसे कैसे इन्वेजन करते थे, कैसे अपनी मिलिट्री प्रोवेस का डिस्प्ले करते थे और रीजन्स को क्या करते थे, जीत लेते थे। वही चीज इन्होंने यहां भी लागू करने की कोशिश करी बाय यूजिंग मिलिट्री बेस्ड गवर्नेंस, है ना।
इकोनॉमिकल और कल्चरल इफेक्ट क्या पड़ा, एक्सपेंशन हुआ ट्रेड का, ठीक है, सिल्क रोड का रिवाइवल हो गया, इंक्रीज्ड यूरेशियन इंटरेक्शन, मार्को पोलो जैसे आया, ठीक है, यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया से इंटरेक्शन बढ़ गया, कल्चरल एक्सचेंजेस बट सोशल चेंजेस, सोशल टेंशन कि मतलब कल्चर का तो एक्सचेंज हुआ लेकिन सोसाइटी में टेंशंस क्या हो गई, बढ़ गई, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गया, ठीक है। ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा नोमैडिक रूल का, तो ओवरऑल इंपैक्ट जब हम समझेंगे तो क्या हुआ कि कन्फ्यूशियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डिसरप्ट हो गया, राइज हुआ किसका, मिलिट्री अथॉरिटेरियन गवर्नेंस का, कि मतलब मिलिट्री की अथॉरिटी, एक तरह से आप कह सकते हो कि मिलिट्री रूल आ गया, जो कि पहले ब्यूरोक्रेटिक रूल था ना, वो अब किस में चेंज हो गया, मिलिट्री रूल में चेंज हो गया, ठीक है। इंक्रीज किसका हुआ, ग्लोबल कनेक्शंस का, ट्रेड और डिप्लोमेसी बढ़ गई, ठीक है। स्ट्रेंथेंड नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक डिवाइड, और जो नॉर्थ और साउथ चाइना में इकोनॉमिक डिवाइड था वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्टोरियंस इसको कैसे देखते हैं, दे सी इट एज फॉरेन डोमिनेशंस वर्सेस कल्चरल एक्सचेंज फेज। अब देखो मिंग डायनेस्टी पे अब हम आ जाते हैं, मिंग डायनेस्टी ने कैसे पॉलिटिक्स को रिवाइव किया। तो देखो अब हमने देखा ना कि जिन और युआन रूल, इसके बाद रेस्टोरेशन हुआ चाइनीज रूल का। मिंग ने क्या किया, युआन डायनेस्टी को 1368 में ओवरथ्रो कर दिया, तख्ता पलट कर दिया उसका, और क्या किया, चाइना को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। रीअसर्टेड हान चाइनीज पॉलिटिकल अथॉरिटी, और क्या किया, रीअसर्ट कर दिया हान चाइनीज की पॉलिटिकल अथॉरिटी को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या हुए, रिवाइवल हुआ किसका, कन्फ्यूशियन ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। और क्या हुआ, री इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, जो कि क्या हो गया था, पहले बंद हो गया था ड्यूरिंग द युआन रूल, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल अथॉरिटी, और जो सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल अथॉरिटी थी वो क्या हो गई, वापस से स्ट्रेंथन हो गई। मिलिट्री मेजर्स क्या लिए, मिलिट्री मेजर्स जो आप देखते हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि एक 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका ही रिकंस्ट्रक्शन कराया मिंग टाइम में, ताकि जो नॉर्थ से आने वाले अटैकर्स थे उनसे लड़ा जा सके। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट नोमैडिक थ्रेट्स, और डिफेंस, स्ट्रॉन्ग डिफेंस को डेवलप किया गया जो कि नोमैडिक थ्रेट से बचाया जिसने चाइना को, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, तो मिंग का कल्चरल और सोशल, मिंग ने कैसे कल्चरल और सोशल रिवाइवल किया, तो कन्फ्यूशियन रिस्टोरेशन हमने देखा ना ऑलरेडी कि क्या हुआ था, रीइंफोर्स्ड कन्फ्यूशियन आइडियोलॉजी इन गवर्नेंस, कि जो पहले की आइडियोलॉजी थी उसको क्या किया, वापस ले आए बाय दो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रमोट किया वापस से किसको, ट्रेडिशनल वैल्यूज और हायरार्की को। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई, एक्सपेंशन हुआ किसका, एग्रीकल्चर, ट्रेड और मोनेटाइजेशन हुआ। जो इकोनॉमी थी वो अब बार्टर सिस्टम से कॉइन सिस्टम या फिर करेंसी सिस्टम पे डेवलप हो गई, ठीक है। ग्रोथ हुआ किसका, अर्बन सेंटर और मार्केट्स का। कल्चरल एफ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लरिशिंग ऑफ एफ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट, लिटरेचर, पोर्सेलिन इंडस्ट्री, आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर, पोर्सेलिन इंडस्ट्री डेवलप हुई। एसर्टेशन ऑफ चाइनीज कल्चरल आइडेंटिटी, और एक कॉमन यूनिक चाइनीज कल्चरल आइडेंटिटी को वापस से फोकस किया गया, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस क्या थे, अब इसने डिवाइड तो हो गया, एक चाइनीज रूल वापस आ गया, लेकिन उसके लिमिटेशंस क्या हुए, तो ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया, और ब्यूरोक्रेसी कैसी हो गई, बहुत रिजिड हो गई। आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज इन लेटर फेज, और लेटर क्या हो गया कि वो काफी आइसोलेटेड हो गई। और इसके अलावा क्या हुआ, इतने डिफेंसेस के बावजूद भी नॉर्थ से वापस नोमैडिक ट्राइब्स क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी। टू कंक्लूड वी कैन से दैट नोमैडिक इन्वेजन ने क्या किया, स्ट्रक्चरल डिसरप्शन किया, और क्या किया, ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो इसमें हम क्या देखते हो, ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, और ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। ग्लोबल इंटीग्रेशन हो गया। मंगोल रूल ने क्या किया, वीक कर दिया किसको, कन्फ्यूशियन ऑर्डर को, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, एक्सपैंडेड कनेक्टिविटी, इसने वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया चाइना को। मिंग रिवाइवल ने क्या किया, रिस्टोर कर दिया वापस से चाइनीज आइडेंटिटी को, और ब्यूरोक्रेटिक स्टेबिलिटी को वापस ले आया। Overall, we can see it as a cycle of disruption and consolidation in Chinese history. मतलब साइकिल हो रही है किसकी, साइकिल ऑफ डिसरप्शन, यानी कॉन्टिन्यूसली डिसरप्ट हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, और वापस से कंसोलिडेट हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे इस वन शॉट वीडियो का, दैट इज एनालाइज द मेजर टेक्निकल achievements of medieval China and assess their impact on economy, society and global interaction. तो अब medieval China ने major technological innovations देखे, जिन्होंने इकोनॉमी को क्या किया, एक्सपैंड कर दिया, है ना। अब ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमी
बढ़ जाती है, ग्रो कर जाती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, वेल्थ आई लोगों के पास, ट्रेड बढ़ गया, मोनेटाइजेशन हुआ, है ना, करेंसी यूज होने लगी, और कल्चर एफ्लोरेसेंस हुआ, ठीक है। अब देखो मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या क्या आए। सबसे पहले देखो एग्रीकल्चरल इनोवेशन हुआ। एग्रीकल्चर में क्या इनोवेशन हुआ, सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ फास्ट राइपनिंग चंपा राइस, कि मतलब जल्दी से पक जाने वाला, जल्दी से ग्रो कर जाने वाला चंपा राइस को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। एक्सपेंशन हुआ किसका, इरिगेशन टेक्निक्स का, और किसका, कैनाल्स का, ठीक है। इसके बाद देखो इंडस्ट्रियल और क्राफ्ट टेक्नोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट हुआ किसका, पोर्सेलिन इंडस्ट्री का, सिरेमिक्स का, ठीक है, सिरेमिक इंडस्ट्री का। एडवांस्ड आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड नॉलेज सिस्टम, कि मतलब प्रिंटिंग कैसे हुई, इन्वेंशन ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, कि मतलब वुडन ब्लॉक से किताबों को प्रिंट करना, ठीक है। स्प्रेड ऑफ कन्फ्यूशियन टेक्स्ट एंड एजुकेशन, जब बुक्स प्रिंट होंगी तो क्या होगा, बुक्स प्रिंट होंगी तो एजुकेशन फैलेगी, ठीक है, और इससे क्या होगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। मेजर नेविगेशनल और कमर्शियल इनोवेशंस क्या हुए, तो देखो नेविगेशन के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुए चाइना में, इंप्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग टेक्निक्स, यानी शिप्स की जो बिल्डिंग टेक्निक्स थी वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गई। एक्सपेंशन हुआ किसका, मरीटाइम ट्रेड नेटवर्क्स का एक्सपेंशन हुआ, और मैग्नेटिक कंपास का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, मॉनेटरी और कमर्शियल इनोवेशंस हमको देखने को मिले, जैसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आए, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड मोनेटाइजेशन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक बहुत मेजर आया हमारे पास डेवलपमेंट, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी, करेंसी रेवोल्यूशन, जो कि कहां से शुरू हुआ था, चाइना से शुरू हुआ था, ठीक है। अब इसके अलावा देखो इसके इंपैक्ट की बात करते हैं, इंपैक्ट ऑफ दीज हिस्टोरिकल चेंजेस। तो इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ा, रैपिड राइज इन एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन, जब खेती में इतने एडवांसमेंट होंगे तो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली, है ना। ग्रोथ हुआ किसका, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड नेटवर्क्स, देखो कैनाल्स का डेवलपमेंट हुआ, है ना, इन सब चीज का डेवलपमेंट हुआ, और प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या हुआ, ट्रेड नेटवर्क्स भी फैलने लगे। एक्सपेंशन हुआ अर्बन सेंटर्स और मार्केट्स का, जब बिजनेस की जरूरत पड़ेगी तो मार्केट्स डेवलप करने पड़ेंगे, सिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। मोनेटाइजेशन हो गया, है ना, करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ, उससे क्या हुआ, बार्टर इकोनॉमी का डिक्लाइन देखने को मिला हमको। लोग क्या कर रहे थे, अब करेंसी से चीजों को खरीद सकते थे। इंक्रीज्ड स्टेट रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कैपेसिटी, स्टेट रेवेन्यू बढ़ गया, है ना। इंपैक्ट ऑन सोसाइटी क्या हुआ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू फूड सरप्लस, अब क्या हुआ, फूड जब बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, लोग खाने वाले भी तो चाहिए, तो कौन थे वो लोग, नई पॉपुलेशन ग्रो हो गई। राइज ऑफ मर्चेंट क्लास एंड अर्बन ग्रुप्स, अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, मर्चेंट क्लासेस भी डेवलप होंगी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कॉलर जेंट्री वाया एजुकेशन स्प्रेड, improved living standards and consumption pattern, obviously these are all understandable things, ठीक है। social mobility limited through examination system। अब फर्दर इंपैक्ट्स क्या पड़ा, इसका इंपैक्ट स्टेट स्ट्रक्चर पे क्या पड़ा, देखो तो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी हो गई, ठीक है। एफिशिएंट गवर्नेंस वाया रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्रिंटिंग, अब क्या हुआ, रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे, दस्तावेज बनाए जाने लगे, इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई गवर्नेंस की। इनहैंस्ड टैक्स कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन भी इनहैंस हो गया, क्योंकि क्या हुआ, पीपल आर बिकमिंग रिच ना, तो इससे क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनहैंस हो गया। स्टेट का कंट्रोल आया किसके ऊपर, की इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, सॉल्ट इंडस्ट्री, और यूनिफाइड लीगल कोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, कि एक लीगल कोड, यूनिफाइड लीगल कोड, सबके लिए एक जैसे रूल्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। अब ग्लोबल इंटरेक्शंस की बात करते हैं। ग्लोबल इंटरेक्शंस में देखो एक्सपेंशन हुआ किसका, सिल्क रूट का और मैरीटाइम ट्रेड का, क्योंकि जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो क्या होगा, लोग कोशिश करेंगे ना कि वो इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकें, तो इस वजह से सिल्क रूट रिवाइव हो गया और एक्सपैंड हुआ। कल्चरल एक्सचेंज हुआ किसके साथ, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के साथ। ट्रांसमिशन ऑफ चाइनीज इन्वेंशन टू यूरोप, जो चाइनीज इन्वेंशन हो रहे थे वो कहाँ जाने लगे, अब यूरोप की तरफ भी जाने लग गए, ठीक है। इंटीग्रेशन इनटू एफ्रो यूरेशियन ट्रेड नेटवर्क, अब एफ्रो यूरेशियन ट्रेड नेटवर्क में भी चाइनीज लोग क्या हो गए, वो भी उसका हिस्सा बन गए। फॉर एग्जांपल स्प्रेड ऑफ कंपास एंड प्रिंटिंग बियॉन्ड चाइना, हम देखते हैं ना गुटेनबर्ग बाइबल, गुटेनबर्ग ने क्या किया था, बाइबल को प्रिंट करा था, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि चाइना से वो जो टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप की तरफ पहुंची, ठीक है।
अब इसके अलावा फर्दर एकेडमिक पर्सपेक्टिव एंड कैवियार्ड्स को देखते हैं तो हिस्टोरियोग्राफी स्कॉलर्स का क्या व्यू है। स्कॉलर्स ने देखा कि टेक्नोलॉजी इज सीन एज ड्राइवर ऑफ अर्ली मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, अर्ली मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ करी, लिंक्ड टू सॉन्ग इकोनॉमिक रेवोल्यूशन और इन्हांस्ड टैक्स कलेक्शन एंड कोरोरेंड्रियंस, स्टार्टेड कंट्रोल की इंडस्ट्रीज, ठीक है, और लिंक्ड टू सॉन्ग इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। इसके अलावा इसके अब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो अनइवन स्प्रेड हुआ टेक्नोलॉजी का थ्रू रीजन, मतलब चाइना में उतने इवनली टेक्नोलॉजी नहीं जा पाई। स्टेट कंट्रोल समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड प्राइवेट इनोवेशन। अब देखो हमने पढ़ा ना कि ये जो की इंडस्ट्रीज है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेट कंट्रोल कर रहा है। तो जब स्टेट इतना कंट्रोलिंग हो जाएगा तो क्या होगा, प्राइवेट इनोवेशन पे कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगा ना। एक्सटर्नल इन्वेजन डिसरप्टेड कंटिन्यूटी। अब देखो तो इसके पहले क्या हो रहा था कि एक्सटर्नली बार बार इन्वेजन हो रहा था बाय दोज नोमैडिक ट्राइब्स, उसकी वजह से क्या होता था, बार बार सोसाइटी को नुकसान होता था, तो जो कंटिन्यूसली जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इनेबल्ड इकोनॉमिक डायनामिज्म एंड स्टेट स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से क्या हुआ था, इकोनॉमिक डायनामिज्म आया था और स्टेट क्या हुआ था, स्ट्रांग हो गया था। क्रिएटेड इंटीग्रेटेड मार्केट इकोनॉमी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, की एक इंटीग्रेटेड मार्केट इकोनॉमी बनी थी। पोजीशन किया चाइना को कैसे, एज ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडर इन मेडाइवल वर्ल्ड, येट इम्पैक्ट कंस्ट्रेंड बाय पॉलिटिकल डिसरप्शन एंड रीजनल इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो यहां पे होता है आपका ये वन शॉट लेक्चर खत्म, ठीक है। आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे मेरे हिसाब से 80 to 90% क्वेश्चंस इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से आएंगे, और जो शॉर्ट नोट्स होंगी वो भी इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में से आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर करा है। अगर आप बस इतना भी करके ले आते हो, करके चले जाते हो एग्जाम देने, तो आई एम प्रीटी श्योर कि 75% से ज्यादा आप स्कोर कर लोगे। बट मेक श्योर कि जो कंटेंट मैंने यहाँ पे दिया है आप उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इस लेक्चर को देखने के बाद ये जो पीडीएफ है इसमें से रिवाइज कर लो और ट्राई करो कि कंप्लीटली इस पे ना रिलाई करते हुए भी आप इन मेजर पॉइंट्स को याद रखो और क्या करो, उन्हीं के थ्रू अपने आंसर को एग्जाम पेपर में लिख के आओ। और जब जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स हैं, जो नेम्स हैं, उनको आप अच्छे से याद रख लोगे तो क्या होगा, आपको ही फायदा होगा एग्जाम के अंदर। इस तरह से आप क्या करना, देखो मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली कंटेंट भी दे सकता था, लेकिन मैंने क्या किया है, जगह जगह फ्लो चार्ट डाला है ताकि आप समझ सको इन फ्लो चार्ट की अहमियत। अगर मैं चाहूं तो इतने सारे कंटेंट को बस इतने से पेज में भी भर सकता हूं, लेकिन जब आप फ्लो चार्ट के थ्रू इस कंटेंट को दिखाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, आपको खुद को बेनिफिट होता है और टीचर आपके कंटेंट को पढ़ सकता है ज्यादा अच्छे से, तो वो आपको इनडायरेक्टली फायदा कर जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बस इसको इतना देख लो, पीडीएफ को रिवाइज कर लो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।